नमस्कार मित्रों, आज 24 मई है और 24 मई को पूरी दुनिया विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस के रूप में मनाती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभाग अध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है कि भोजन बदल के और जीवन में क्रियाशीलता बढ़ा के डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से आप दुनिया का हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने डेवलप किया, जिसको मैं कहता हूँ होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, ये करीब करीब 1,00,000 मरीज को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे बिहार के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में जो मुझे सेवा करने का मौका मिला एज HOD स्किन बीडी 2013 से 2019 तक मैं HOD रहा। उस दौरान जो मैंने 1,00,000 मरीज देखा, उसके अनुभव से मैंने ये तरीका डेवलप किया और इसीलिए मैं हर बीमारी को अब जड़ से ठीक करता हूँ भोजन बदल के। और क्यों हर बीमारी का भोजन और डाइट और एक्सरसाइज से रिश्ता है, उसको हम हर वीडियो में आपको समझाते हैं जब भी मैं अलग अलग बीमारियों पर वीडियो बनाता हूँ। तो आज जो मैं ये वीडियो बनाऊँगा एज ए स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में नहीं बनाऊँगा, ये वीडियो एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के रूप में आपको बताऊँगा। तो ये इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा जो सामान्यतः आपको किसी भी साइकेट्रिक के वीडियो में नहीं मिलेगा। यानी जो अनमेट नीड है साइकेट्रिक पेशेंट का, जो मैंने गहराई से अनुभव किया है, उसका निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस के मौके पर मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया को जड़ से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप इसको अपना दें तो आप इसका इफ़ेक्ट खुद भी देख सकते हैं। और ये तरीका कैसे काम करता है स्किज़ोफ्रेनिया में और इसका क्या एविडेंस है, ये इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा। कैसे पहचानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को, क्या है ये बीमारी, ये सारे एस्पेक्ट पर आज चर्चा होगी। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं हर एस्पेक्ट पर चर्चा करता हूँ, ताकि मेरा मानना रहता है कि जब तक आप पूरी बात को नहीं समझिएगा तब तक आप किसी भी चीज़ के अधूरे ज्ञान को लीजिएगा। जैसे कि चार अंधा एक हाथी को देखता है तो कोई उसको सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाता है। कोई अगर हाथ पकड़ या उसका पैर पकड़ता है तो उसको केला का थंबा जैसा लगता है, दांत पकड़ता है तो टफ लगता है। दूर से देखिएगा तो पूरा हाथी नज़र आएगा। तो आज हम आपको दूर से दिखलाएंगे कि एक विज्ञान और धर्म दोनों के नज़र से दिखाएंगे। आयुर्वेद क्या कहता है स्किज़ोफ्रेनिया पर, क्या कहता है आपका मेडिकल साइंस, और क्या होना चाहिए, उस सारे एस्पेक्ट पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप एक स्टेज में नहीं देख पाएँ तो आप देख लें कि आप कितना मिनट तक देखे हैं। उसके बाद जब भी आपको समय मिले तो वो आप फिर उसको देखिएगा। लेकिन एक चीज़ तो मैं वादा करता हूँ कि अगर आप बिना प्रेजुडिस के देख रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी पूर्व धारणा के हमारे वीडियो को देखिए तो आपको बहुत कुछ नया चीज़ ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिया मरीज़ को ठीक किया है और संजोग से मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा जो गुरु है वो रियल में जिससे मैं डॉक्टर बना वो है ये लूपस का बीमारी जो आप देख रहे हैं, उसका बोर्ड मेरे में लगा हुआ है। और इस लूपस के बीमारी में भी ये मानसिक, तो मुझे जो स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट सिखाया है वो यही लूपस। और लूपस असली में इसमें मिर्गी का दौरा ही नहीं, इसमें साइकोटिक सिम्टम भी मिलता है और इसको हमने ठीक किया है। तो सबसे पहला जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो डायग्नोस्ड केस था जिसको मैंने ठीक किया जड़ से, वो SLE का मरीज़ था जिसको कि डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। तो आप बोलिएगा सर आपके पास वो केस क्यों आया? क्योंकि उसको कुछ दवाएं जोड़ी गई थी, उसके चलते पूरे शरीर में चकत्ता और फोका निकल गया था, ड्रग रिएक्शन हो गया था। लेकिन जब मैंने उसको जांच कराया तो प्रैक्टिकली वो SLE आया। यानी वो SLE बना के डायग्नोसिस नहीं किया हुआ था, लेकिन चूँकि हमारे पास भेजा गया था ड्रग रिएक्शन के रूप में, कि साइकेट्रिस्ट ने भेजा था कि देखिए ये दवा से रिएक्शन हो गया, आप इसको हैंडल कीजिए। लेकिन जब मैंने उसका जांच कराया तो उसको SLE का पूरा चीज़ मिला और जब मैंने उसको दवा दिया तो आज के डेट में वो आदमी बिना किसी साइकेट्रिक ड्रग के है। तो यही हमको रियल डॉक्टर बनाया है, रियल होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। अगर हमको कोई बीमारी बनाया है तो लूपस, इस बीमारी को हम जड़ से ठीक करते हैं। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, जिसमें गठिया भी होता, बुखार भी होता,
लंबे समय की थकान भी होता है, भयंकर निमोनिया होता है, इन नो से नीचे हीमोग्लोबिन और गुर्दे की सारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो है कि सिजोफ्रेनिया भी आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और हम इसको एविडेंस भी आपको बताएंगे। बहुत सारा शोध जारी है और उसका बहुत सारा एविडेंस निकला है। हम कहाँ गलती करते हैं, तो जो साइकेट्रिस्ट कहाँ गलती करते हैं इसके इलाज में, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ और मैं अपने आप को तिस्मार खान नहीं साबित कर रहा हूँ। एक चीज़ जान लीजिए, ये सीखने का समय है, एक से दूसरे को सीखना है, तो इसीलिए कोई चीज़ सीखने में कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग सबका मकसद है मरीज़ को ठीक करना। तो यही बीमारी जो है हमको आपको बताया, जो इसमें देखिए आपको मिर्गी का दौरा ही नहीं, इसमें ये भी होता है। तो इतना लक्षण इसमें मिलता है। तो खैर, इस स्किज़ोफ्रेनिया डे के मौके पर हम इसकी चर्चा करेंगे, और इसको आप अगर फॉलो कीजिएगा तो आप भी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते। ये मैंने देखा और मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रही थी, लेकिन वो एंटीसाइकोटिक ड्रग किसी साइकेट्रिस्ट के यहाँ से नहीं ले रही थी। बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे रांची में, आपने नाम सुना होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका देहांत हो गया है। वो उससे दिखा रहे थे, क्योंकि बहुत लोग उनको भी साइकेट्रिक का डॉक्टर समझते थे, और दवा वो ले रहे थे, कुछ दवा नया दवा लिखवा के आए थे, और वो आए थे तो उनको दवा लेने के बाद रिएक्शन हो गया, तो हमारे पास आया था केस। खैर जो भी हो, वो तो खैर अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो ऐसे लिए निकला। और बहुत सारा बीमारी आपको जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो सब का सब ऑटोइम्यून है। आपको आज के डेट में आप देखिएगा डायबिटीज़ को भी ऑटोइम्यून डिजीज मान लिया गया। तो खैर वो हम अभी चर्चा करेंगे। और तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा अगर ये तवज्जो फरमाइएगा और ज़रूर बेनिफिट होगा। एक बहुत अच्छा फूड फॉर थाउट आपको मिलेगा इस वीडियो में। और तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये सबसे पहला प्रश्न आपके मन में उठेगा कि 24 मई को ये क्यों मनाया जाता है? 24 मई को ही पूरी दुनिया विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस क्यों मनाता है? और इसीलिए मनाता है क्योंकि एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिनका नाम है फिलिप पिनेल। ये फ्रांस के फिजिशियन थे और ये बहुत सारे चीज़ों पर काम किए थे। बहुत दिनों तक इनको प्रैक्टिस नहीं करने दिया गया, इसलिए मैथमेटिक्स वगैरह भी पढ़ने लगे थे, और इनका जो मानववादी मूल्यों पर बहुत विश्वास हो गया था। और यही कारण है कि ये आज से 228 साल पहले, यानी आज से ठीक 228 साल पहले 1793 ईस्वी में 24 मई के दिन इन्होंने 49 जो पहले जो ये मेंटल पेशेंट्स होते थे उनको चेन में बांध करके रखा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो सबको डैमेज कर देंगे, इसलिए तो उनको जानवर की तरह उनका हाथ पर बांध दिया जाता था और वैसा रखा जाता था। तो इन्होंने सबसे पहले ये ऐसा लिया था, बीड़ा उठाया था और उनको आज़ाद कर दिया था। और करीब करीब 49 ऐसे मेंटल पेशेंट्स को इन्होंने आज़ाद किया था। और आज़ाद करने के चलते जो है कि लोग उनको बोले थे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं मैं रिस्क उठाऊंगा, इससे जो भी डैमेज होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर उनको ये किया, और बड़ा आश्चर्यजनक उसका परिणाम निकला कि वो लोग किसी पर वायलेंट नहीं हुए, बल्कि वो लोग फिर ठीक भी होने लगे। बहुत सिंपैथेटिकली इनसे बात करते थे, तो उसको प्रॉपर साइकोथेरापी देते थे, और जो भी कुछ ट्रीटमेंट भी देते होंगे, फिजिशियन भी हैं थे ये। तो उसके चलते जो है ये लोग फिर उसको एक मरीज़ समझने लगे। नहीं तो उससे पहले समझते थे कि ये तो समाज का दुश्मन है, असामाजिक तत्व तो समझा जाता था, सारे पागल समझा जाता था, उसको मरीज़ नहीं समझा जाता था, मोटा मोटी बात है। तो सबसे पहले इन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो मॉडर्न एरा में ये हुए, जो कि सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दिया इसको। इसीलिए 24 दिन लिबरेशन का डे था, और 24 मई जो है 24 मई लिबरेशन का डे था। इसीलिए 24 मई को ही चुना गया कि वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे को मनाया जाए। और सबसे ज़्यादा गंभीर मानसिक रोग जो होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया, जिससे सब डॉक्टर हड़कते हैं। आप जाके देख सकते हैं, कभी भी आप जाइएगा रांची में जो आपका CIP कांके है, तो वहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है, पूरे भारतवर्ष का वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे जाके देखिए किस ढंग से वो जेल में रखा जाता है, एक कैदी के रूप में रखा जाता है। तो उसको अगर ह्यूमनली अप्रोच किया जाए तो निश्चित रूप से वो ठीक हो सकते हैं, और उनकी बीमारी को समझना होगा, जो कि हम आज आपको बताएंगे, जो अपने अनुभव से हम सीखे। तो और इसी अनुभव से हम सब साइकेट्री मरीज़ को ठीक कर सकते। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम ठीक करते हैं, और बाकी साइकेट्री के इलाज से ही हमारा इलाज कैसे अलग है, ये भी आप समझ जाइएगा। तो अब हम चर्चा शुरू करते। तो आप ये समझ में आ गया कि आपको
फिलिप पिनेल थे, फ्रेंच फिजिशियन थे, और जिन्होंने 1793 ईस्वी में 24 मई को आज़ाद किया था 49 जो है कि मेंटल पेशेंट्स को, जो कि वो ये में बंद थे, हथकड़ी में लगा हुआ था, वो हथकड़ी खोल दिया गया था उनको, और खुला जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया था उसको, और उसको रिहेबिलिटेट भी किए थे, वो सबको कुछ कुछ काम दे दिए थे, वो काम वो लोग करते थे, तो वो सब था, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता। तो पहला बात समझ में आ गया। दूसरा, अब आप ये जानिए कि स्किज़ोफ्रेनिया है क्या, और इस वर्ड को सबसे पहले कौन लाए। स्किज़ोफ्रेनिया जो वर्ड है, इसको सबसे पहले जो यूज किए थे वो यूगेन ब्लूलर ने इसको यूज किया था, और उससे पहले डिमेंशिया प्रीकॉक्स नाम दिया गया था इस बीमारी को, जो क्रेपलिन के द्वारा। तो क्रेपलिन को मॉडर्न साइकेट्री का जनक भी कहा जाता है। तो ब्लूलर ने सबसे पहले इसको यूज किया, स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड जो है। तो आखिर स्किज़ोफ्रेनिया को हम कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे मानेंगे कि कोई भी आदमी स्किज़ोफ्रेनिया है। तो स्किज़ोफ्रेनिया को आप कह सकते हैं कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन हम अगर कहेंगे तो हम कहेंगे ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन अभी तक किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है इट इज़ ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, क्रोनिक डिसऑर्डर, और ये एक्यूट भी होता है, जिसमें कि मरीज को जो है आपको कम से कम टोटल 2 लक्षण या 2 से ज़्यादा लक्षण जरूर मिलना चाहिए, 5 में से 2 लक्षण जरूर मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो उसमें से आपका एक आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, उसमें से एक लक्षण है हेलुसिनेशन मिलेगा, इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कुछ हेलुसिनेशन उसको कहते हैं कि जो परसेप्शन होता है वो असामान्य उसको अनुभूति होने लगता है, जैसे कोई घंटी नहीं बजता है लेकिन उसको लगता है कि कहीं घंटी बज रहा है, कोई उसको कोई गाली दे रहा है और वो गाली वो सुनता है, भगवान बोल रहा है और सीधे वो सुनता है कि भगवान बोला है। तो इस प्रकार का कहीं कोई आवाज़ नहीं है लेकिन वो आवाज़ फिर भी सुनता है, वो रियल उसको सुनाई देता है, तो उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। तो हेलुसिनेशन इसको होता है, ऐसे तो हेलुसिनेशन विजुअल भी होता है, लेकिन विजुअल हेलुसिनेशन यानी कि जो चीज़ नहीं है वो भी चीज़ वो देख लेता है। तो विजुअल हेलुसिनेशन इस बीमारी में उतना प्रोमिनेंट क्राइटेरिया नहीं है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन इस बीमारी का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो इसमें हेलुसिनेशन होगा, इसमें डिल्यूजन होगा। डिल्यूजन मतलब फॉल्स परसेप्शन और फॉल्स बिलीफ, सॉरी ये थॉट प्रोसेस का गड़बड़ी है, ये वो परसेप्शन का गड़बड़ी था हेलुसिनेशन, और ये जो है कि गलत सेंसेस वो दिमाग में लेके जाएगा, वो कुछ रहेगा नहीं, लेकिन जहाँ सेंसेस लेके जा रहा है वही गड़बड़ है, उसको बिना किसी स्टिमुलस के ही वो चीज़ रीड कर ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसके वाले अलावे इसमें होता है ऑडिटरी वाला, वैसे और भी हेलुसिनेशन हो सकता है, तो इसमें ऑडिटरी होता है। उसके अलावा दूसरा होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या है, फॉल्स बिलीफ। तो आप उसको किसी भी चीज़ का फॉल्स बिलीफ हो जाएगा और वो फर्म हो जाएगा, उसको इनसाइट ख़त्म हो जाएगा, और उसको कितना भी बताइएगा कि देखो भाई ऐसा नहीं है, उसको सब कुछ का एविडेंस भी दे दीजिएगा तो भी उस बात को नहीं मानेगा। जैसे उसको शक हो जाएगा कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, पारण जो है कि उसको लगेगा कि सब आदमी उसके विरुद्ध जो है कि व्यू रचना कर रहा है, सब उसी के विरुद्ध सोच रहा है। तो यह सब डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, उसको लगेगा हर आदमी उसी को रेफर कर रहा है, पूरा दुनिया में जो भी घट रहा है उसी के इर्द गिर्द घट रहा है, ऐसा उसको ऐसा हो जाएगा। तो ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस इसमें बहुत कॉमन होता है, उसको ऐसा लगेगा कि पूरा दुनिया में उसी के खिलाफ व्यू रचना हो रहा है। तो इसीलिए इसमें, और ये उसको कितना आप समझाइएगा वो नहीं समझेगा। और ऐसा देखिए, ये सब लक्षण थोड़ा बहुत सबको हो सकता है ना, तो आप कैसे बोलिएगा कि किसी को मेंटल डिसऑर्डर ही है, वो आप तब बोलिएगा जबकि यही लक्षण उसको करीब करीब 1 महीना से ज़्यादा हो लगातार, और उसके जीवन के दिनचर्या को बाधित कर रहा हो, तो उसको आप तब कहिएगा। और तो एगो तो डिल्यूजन मिलेगा, एगो हेलुसिनेशन मिलेगा, और तीसरा उसको मूवमेंट डिसऑर्डर भी मिले, जैसे उसको और मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे कि उसको कोई कैटाटोनिया जैसा मिलेगा, कोई बॉडी स्टिफ हो जाएगा, इस प्रकार का भी अगर उसको मिले। और उसके अलावा नेगेटिव सिम्टम उसको मिलेगा। नेगेटिव सिम्टम का अर्थ हुआ कि एक होता है, इसको ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं सिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम को, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम और कॉग्निटिव सिम्टम। तो जो पॉजिटिव सिम्टम होता है मतलब वो नया उसको आया है, जो नॉर्मली आदमी को नहीं रहता, उसको नया आया है, तो वो उसको पॉजिटिव सिम्टम बोलते हैं। नेगेटिव मतलब जो नॉर्मल आदमी को रहता है वो गायब हो गया है। तो जैसे कि नेगेटिव सिम्टम का मतलब हुआ कि वो बिल्कुल सामाजिक वार्तालाप सब बंद कर देगा,
बिल्कुल कट जाएगा दुनिया से। अब नॉर्मल आदमी कट के नहीं रहता है, कोई आदमी बात करने आएगा तो उसे अच्छे से बात करेगा, वो आदमी क्या करेगा, स्किज़ोफ्रेनिया वाला, वो बात नहीं करेगा, वो बिल्कुल कट के रहेगा। आप आइएगा, बिल्कुल आपसे नज़रें चुराएगा, बिल्कुल अपने दुनिया में रहेगा, वो हो जाएगा। उसमें 5A करके भी आप उसको समझ सकते हैं, एनहेडोनिया होगा, उसमें जो है कि वो उसमें एलोजिया होगा, वो कम बोलेगा और मूवमेंट कम से कम करेगा। तो इस प्रकार का, और एनहेडोनिया वो कुछ इमोशंस को फील नहीं करेगा, बिल्कुल ही वो बिल्कुल फ्लैट इमोशन में रहेगा। तो उस प्रकार से हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, अपने आप को दुनिया से काट लेगा समझिए। तो वो नेगेटिव सिम्टम उसको कहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, नेगेटिव सिम्टम का प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं होता। और ज़्यादातर क्रोनिक जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं उनमें नेगेटिव सिम्टम ज़्यादा होने लगता है, पॉजिटिव सिम्टम एक्यूट वाले में ज़्यादा होता है। और सबसे कॉमन जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो रूप आपको एक्यूट कंडीशन में देखने को मिलता है वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोग जो मतलब जो बहुत हाई आईक्यू तक भी गए हैं उनको ये सब संभावना ज़्यादा होता है। वैसे तो बोला जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि जब आपका गर्भावस्था में आपका जब दिमाग बन रहा था उसी समय वो ख़राब दिमाग बन गया। हालांकि उसमें भी हमारे थ्योरी के अनुसार उसमें भी डाइट का रोल है, क्योंकि माँ अगर गर्भावस्था के दौरान गलत भोजन करेगी तो उसका बच्चा हैम्पर होगा। तो इस धरती पर कोई भी बच्चा अपंग पैदा नहीं हो अगर माँ गर्भावस्था में सही प्रकार से भोजन करे। तो वो सब हम डील करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, देखते रहिएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। बिल्कुल नई जानकारी मिलेगी जो हम 1 लाख मरीज के अनुभव से सीखे, वो सारा निचोड़ हम आपको आपकी भाषा में सामान्य लैंग्वेज में आपको हम समझाएंगे, तो आपको भी समझ में आएगा, आपको भी डॉक्टरी आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम किसी के ये को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, नहीं भाई, ये सबको बता दो और तब देखो कि जब सबको तुम ज्ञान दे दोगे, देखो तुम्हारा मरीज कमेगा नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। तो इसी बात को समझिए। तो मैं आपको कह रहा था कि इसमें जो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लक्षण मिलना चाहिए। अगर मान ली किसी को डिल्यूजन है और हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है और कोई चीज़ का फॉल्स बिलीफ है या फिर कट कर रहता है और ये 1 महीना से ज़्यादा है, तो आप उसको कह सकते हैं इसको सिजोफ्रेनिया। और सिजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस में किसी जांच का कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्लिनिकल और आपका इसके हिसाब से डायग्नोसिस होता है। तो इस बात को समझिए। DSM-5 जो आया है, जो सबसे रिसेंट है इसमें डायग्नोसिस करने का, तो उसमें जो है कि वो उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। इसमें आपको 5 में से कम 2 जरूर होना चाहिए या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें से आप बता दिए आपको नेगेटिव सिम्टम। कॉग्निटिव सिम्टम में होता है कि आपको जैसे कि उसका बोलने में गड़बड़ी होगा, है ना, तो एलोग्लिया वो स्पीच उसका कम हो जाएगा, या फिर वर्ड सलाद यूज करेगा, वो कहीं का बात कहीं घुसा देगा, तो इस प्रकार का यूज करेगा वो, तो कहीं का बात को कहीं घुसा देगा। तो इस प्रकार से आपको वर्ड जागरण वगैरह वो सब आपको सुनाई पड़ेगा उसके बातों में, और कोई रिलेवेंस नहीं पता चलेगा कि कहाँ का बात कहाँ घुसा दे रहा है। तो ये सब आपको अगर मिल जाए और 1 महीने से ज़्यादा हो, कोई आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक वो कट के रहने लगा, लोगों से मिलना कम कर दिया। और एक्चुअली लोग नेगेटिव सिम्टम जिसको बोलते हैं वो क्यों होता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ व्यूह रचना कर रहा है। तो चूंकि उसको डर लगता है, जब सबको अंदर वो दुश्मन देखता है, इसलिए वो कट जाता है। तो यानी कि जो इसको जो डिल्यूजन हुआ है, डिल्यूजन पॉजिटिव सिम्टम में आता है, तो उसके चलते ही नेगेटिव सिम्टम होता है, क्योंकि उसको लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ व्यूह रचना कर रहा है, इसलिए वो कट के रहने लगता है। तो ऐसा होने लगता है। तो इस प्रकार से आपको ये सब मिलेगा इसमें लक्षण। बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी ये बीमारी हो चुका है, और अभी इस पर एक बहुत अच्छी मूवी आई थी 2001 ईस्वी में, और वो मूवी उसका नाम था, ज़रूर देखिएगा, ब्यूटीफुल माइंड। तो ये बेसिकली सिल्विया नासेर ने एक नोवेल लिखा था, उसी के पर आधारित है। और बेसिकली ये जॉन नैश थे, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिनको 1994 का नोबेल प्राइज़ मिला था अर्थशास्त्र का, गेम थ्योरी इन्होंने दिया था, और ये इनको सिजोफ्रेनिया हो गया था। तो उन्हीं पर ये बना हुआ नोवेल था सिल्विया नासेर का, और उसी पर ये किताब लिखा, कहानी पर फिल्म बनी थी, और इसको करीब 313 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया था। ये सोचिए कितना जो है कि ये 21 दिसंबर 2001 ईस्वी को रिलीज़ किया गया था, हॉलीवुड पिक्चर था।
तो उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा इसको देखने से आपको। तो ये ब्यूटीफुल माइंड, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि भाई ये सब कुछ इतिहास भी जानिएगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमको अगर ये जो 5 में से 2 क्राइटेरिया मिल जाए तो इसमें कोई जांच का ज़रूरत नहीं है जो किताब में लिखा हुआ है। मतलब अभी जो साइंटिफिक लिटरेचर जो कहता है कि देर इज़ नो एनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, देर इज़ नो एनी CT स्कैन फाइंडिंग, देर इज़ नो एनी पेट स्कैन फाइंडिंग, किसी भी CT MRI, ब्रेन का CT कराने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेन का MRI कराने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेन का पेट स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायग्नोज करना है, कोई बिना जांच के आप डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ये बात आप समझ लीजिए, और ये साइंटिफिक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये DSM जो सबसे मानी हुई बात है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो इसमें आपको इसके लिए किसी भी जांच की ज़रूरत नहीं है। शायद यही जो कारण है कि चूँकि वो बोल दिया कि किसी जांच की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ इसके इलाज में सबसे बड़ी बाधा ये होती है। तो एक तो ये समझ में आ गया आपको। तो फिर आखिर ये होता क्यों है, ये बीमारी होता क्यों? लक्षण तो मोटा मोटी समझ में आ गया, और लक्षण क्या है इस पर तो दुनिया भर का आपको वीडियो मिलेगा कि लक्षण समझाना, उस पर मूवी बनाना, उसका नाटक के द्वारा समझाना, वो सब कुछ सही है। लेकिन देखिए, आप किसी को जो है कि बता रहे हैं कि उसको क्या क्या लक्षण होता है, आदमी कौतूहल बस सुनता है, लेकिन आप सोचिए कि उस व्यक्ति को, उस मरीज को आप क्या हेल्प किए? आप मूवी देख लिए, उसको हेल्प क्या किए? थोड़ा बहुत आपको यही हुआ कि थोड़ा सा सिंपैथी आया, लेकिन एम्पैथी तो नहीं आएगा। सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर होता है मित्रों। एम्पैथी मतलब अगर उस चीज़ को आप अंदर से फील भी किए हैं तो हुआ कि एम्पैथी, और अगर आप बाहर से खाली सहानुभूति दिखाए हैं तो वो सिंपैथी हो गया। तो एम्पैथाइज होने के लिए उस पेन को महसूसना भी होगा कि एक आदमी जो सोचिए, वही एम्पैथाइज करके ना, वो फिलिप पैनल जो है सबका 49 जो पागल, जो उस समय पागल कहा जाता था, तो रियल पागल जो शब्द है वो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज किया जाता है, खासकर जो क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। बिहार के हुए थे जो बहुत बड़े गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, तो उनको भी स्किज़ोफ्रेनिया का ही बीमारी था। तो लेकिन अगर इसको सही इलाज मिले आज के डेट में, हमको लगता है कि अगर काश ये ज्ञान हम उनको तक पहुंचा पाते तो एक बहुत बड़ी प्रतिभा बच सकता था। तो अगर हम भोजन बदल देते उनका, रोज़ 2-3 घंटा टहलवाते, तो वो ज़रूर ठीक हो जाते। और वो कैसे हम अभी आपको समझाएंगे। तो ये जो चीज़ है, तो आपको हम बताएं कि इसका लक्षण क्या होगा, समझ में आ गया। तो क्यों होता है, तो बहुत अलग अलग हाइपोथेसिस थ्योरी दिया गया है, कोई प्रूवन नहीं है। तो इसमें से, लेकिन आजकल बायोलॉजिकल साइकेट्री का ज़माना है, यानी अब साइकेट्रिस्ट मानने लगे हैं कि हर चीज़ बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे कि बाकी अंग, लीवर, किडनी खराब होता है हमारे गलत भोजन से, उसी ढंग से हमारा दिमाग भी खराब होता है हमारे गलत भोजन से। तो यदि आपका हार्डवेयर खराब होगा, यानी आपका दिमाग खराब होगा, तभी आपका माइंड यानी सॉफ्टवेयर खराब होगा। जब आपका ब्रेन खराब होगा तभी आपका माइंड खराब होगा। तो ब्रेन जो है उसको हम लोग कह सकते हैं हार्डवेयर, और जो आपका माइंड है जो इनविजिबल है उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तभी खराब होगा जब आपका हार्डवेयर खराब होगा। हार्डवेयर अगर ठीक कर दीजिएगा तो सॉफ्टवेयर भी ठीक हो जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग समझेंगे। और वैसे किताब में क्या लिखा हुआ है, स्किज़ोफ्रेनिया किसी को क्यों होता है, तो ऐसा किस उम्र में होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया जनरली आपको जो है कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में होता है। यानी कि आप देखिएगा, अगर मेल में होता है तो 20 साल जो है कि 20, 21, 22, 23 इसी उम्र में होगा। लेकिन 23 साल से ऊपर नहीं, मैक्सिमम जो होता है 20 साल, 20 से 23 से 24 के बीच में ही होता है मेल में। लेकिन फीमेल में अगर होगा तो 25 से 30 के बीच में होगा। लेकिन किसी भी सूरत में 15 साल से पहले नहीं होता है, और 45 साल के बाद, बहुत रेयर है, 45 साल के बाद नहीं होता है। तो एक चीज़ ये समझ में आ गया आपको। तो ये बेसिकली ये एडोलेसेंट का बीमारी है, एडोलेसेंट ग्रुप का आदमी। तो आप देखिएगा कि बहुत सारे, हम लोग भी जब MBBS में पढ़ रहे थे तो हमारे भी जो है 2 बैचमेट को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था। तो लेकिन एक बैचमेट तो खैर सुसाइड कर लिए, क्योंकि अच्छा इसमें सुसाइड भी बहुत होता है, 10% रेट है सुसाइड का इसमें। तो और लेकिन एक बैचमेट तो सही है, तो वो बिल्कुल रिकवर हो गए। तो लेकिन होता क्या है, लोग स्टिग्मा हो जाता है, उसको लोग अलग एंगल से, कितना भी आप पढ़ लिख लीजिए लेकिन एक स्टिग्मा तो आ ही जाता है। जैसे कि आप अगर कोई मरीज वैसा रहेगा तो आप वो कुछ बोलेगा तो आप हंसीएगा, तो उसको चिढ़ाइएगा। इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसको मरीज समझिए। क्योंकि जस्ट है कि जैसे आपको लीवर में बीमारी है तो उसको ब्रेन में बीमारी है, बस इतना ही का अंतर है। अदरवाइज
वो जैसे आप हैं वैसे वो है, तो हंसना नहीं चाहिए, कम से कम उसको उसके बात को समझना चाहिए और उसको उसी प्रकार से ये करना चाहिए। लेकिन हम लोग उसका माखौल उड़ाते, खिल्ली उड़ाते और उस पर उससे अपना जो है कि ह्यूमर बनाते, तो ये सही नहीं है और ये देखने को मिलता है, आए दिन आपको देखने को मिलेगा। और एक और जो गलत धारणा है वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी साइकेट्रिक मरीज है तो लोग डर जाता है कि क्या पता हमको पीट पाट दे। लेकिन आपको एक चीज़ बताते हैं, ये स्टडीज़ में प्रूफ हो चुका है कि साइकेट्रिक पेशेंट 10-20% केस में ही एग्रेसिव होता है। मैक्सिमम 80% केसेस में वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, वो अपने दुनिया में रहता है। वो 10-20% केस में ही वो एग्रेसिव होता है, अदरवाइज एग्रेसिव, और उसमें भी एग्रेसिव कभी कभी वो दवा जिसको चलते रहता है वो होता है। बिना दवा वाला मरीज बहुत कम एग्रेसिव होता है। तो ये चीज़ आपको एक बहुत बड़ा ये अंधविश्वास है लोगों में कि लोग डरता है, अगर जान जाएगा कि वो पागल है तो उठ के चला जाएगा वहाँ से। तो ये चीज़ है कि भाई चलो कहीं ना हमको डैमेज ना कर दे। तो ये सब गलत धारणा है, ये सब चीज़ दिमाग में कभी नहीं रखिएगा। तो ये चीज़ है और ये प्रूवन है, आप गूगल में टाइप करके हम जो भी बता रहे हैं, आप सब कुछ जो है कि सब कुछ हम आपको साइंटिफिक लिटरेचर बता रहे हैं। और हम इसको कैसे मानते हैं ये हम अभी थोड़ा सा हिंट अभी दिए हैं। वैसे हम अभी सेकेंड हाफ जो वीडियो अभी आने वाला है वो हम आपको उसमें आपको बताएंगे कि हम कैसा सोचते हैं और हम इसको कैसे ठीक करते हैं। सामान्यतः जो इलाज दिया जाता है साइकेट्री का और हम जो देते हैं उसमें अंतर क्या है वो आप उसको हम समझाएंगे। तो और वैसे मैं बता दूं मित्रों, मैं इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन का लाइफ एसोसिएट मेंबर हूं। चूँकि मुझे दिलचस्पी है इन सब बीमारियों में, साइकेट्रिक इलनेसेस में मुझे दिलचस्पी है। तो ऑल्दो मैंने डिग्री तो MD स्किन का लिया है, लेकिन ये मैं उसका लाइफ एसोसिएट मेंबर हूँ और मैं 2-3 सालों से उसके एनुअल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ और मुझे बड़ा शौक़ है। और मैं चूँकि उसको ठीक करता हूँ तो, लेकिन मैं अलग तरीके से ठीक करता हूँ। वो कैसे ठीक करता हूँ मैं अभी समझाऊँगा, मैं बार बार भटक जा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आपको मैं बता रहा था कि होता क्यों है। तो किस एज ग्रुप में होता है आपको बता दिया कि 18 से 20 साल के उम्र में, 18 से 22-25 साल की उम्र में मेल में होगा और फीमेल में थोड़ा सा और 5 साल और बढ़ा दीजिए तो फीमेल में वो करीब करीब जो है कि 27 साल से 32 साल के बीच में होगा। फीमेल में थोड़ा सा 5 साल ज़्यादा उम्र में होगा और फीमेल का प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा है। यंग एज में होगा तो उसका प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा है। अगर और इसका क्या है रेट कितना है होने का, ऐसा माना जाता है कि 1% केस में होगा। हालांकि जो रिसेंट WHO आर्टिकल है उसमें कहा जाता है 0.7% वर्ल्ड का पॉपुलेशन को स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ये कम नहीं कहा जाएगा, मतलब अगर आप देखिएगा तो आप अगर 7 अरब पॉपुलेशन में 1% भी जोड़िएगा तो अच्छा खासा आ जाएगा। 7 अरब में अगर आप 1% भी लीजिएगा तो वो अच्छा खासा आ जाएगा, करीब करीब जो है कि 7 करोड़ कम नहीं होता है। तो 7 करोड़ आदमी को जो है कि ये बीमारी इस धरती पर है लोगों को, तो स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो स्किज़ोफ्रेनिया और लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे अगर किसी को ट्विन है, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन है, तो जैसे एक ही अंडा से 2 भाग में डिवाइड करके वैसा बच्चा हुआ तो वैसे केसेस में ये करीब 40% तक भी रिस्क चला जाता है और डाइजाइगोटिक में करीब 10% तक जाता है। और अगर हमारे दोनों माता पिता को हो तो उससे बच्चों को भी 10% रिस्क रहेगा, यानी कि नॉर्मल से 10 गुना बढ़ जाएगा रिस्क। अगर माता पिता दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसके बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ डाटा है जो कि आपको जानना चाहिए। और तो ये है। और एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया अगर किसी को होगा, एक्यूट पहला एपिसोड अगर हुआ तो उसमें से करीब करीब 40% आदमी बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं, उनको कहीं फिर दोबारा ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं। अगर सिंगल एपिसोड हुआ एक्यूट केस तो 40% में कंप्लीट रिकवरी है। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में ये भी बैठा हुआ है कि ऐसा मरीज़ ठीक नहीं होता है तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, ऐसा मरीज़ ठीक हो जाता है, जड़ से ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो और वो फिर अपना प्रोडक्टिव लाइफ भी बिताएगा। ऐसा नहीं कि ठीक होने का मतलब कि वो समाज के लिए कचरा हो गया, नहीं, वो काम भी करेगा अपना। तो 40% केस में आपका दवा के द्वारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये ऐसा बीमारी। और इसको जो दवा चलता है उसका असर शुरू होने में जनरली अच्छा ये होता क्यों है, तो एक तो ये बता दिया आपको किस एज ग्रुप में होता है। होता क्यों है तो इसको जेनेटिक रीजन बताया गया कि जेनेटिक कारणों से होता है। दूसरा रीज़न बताया गया इसमें कि आपका न्यूरो डेवलपमेंटल डिफेक्ट की वजह से होता है। और तीसरा जो बताया गया कि इसमें केमिकल का गड़बड़ी होता है, दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें डोपामिन जो है बढ़ जाता है
एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन। तो डोपामिन इसमें बढ़ जाता है और इसमें डोपामिन बढ़ जाता है और इसमें सेरोटोनिन बढ़ जाता है। तो डोपामिन सेरोटोनिन इसमें बढ़ जाता है और ग्लूटामेट कम हो जाता है। तो यही इसका मेन चीज़ है। तो सेरोटोनिन बढ़ जाएगा और डोपामिन बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है। इसलिए पार्किंसोनिज्म का जब दवा दीजिएगा तो उसमें लीवोडोपा करके हम लोग गोली खिलाते हैं मरीज़ को। तो जिसको ज़्यादा दे दीजिएगा तो उसमें भी साइकेट्रिक का मैनिफेस्टेशन आने लगता है। लेकिन तो बोलेगा सर कि ड्रग इंड्यूस्ड है कि कैसे कैसे मानेंगे। तो आपको बताए थे कि उसका जो डिफिनीशन है DSM क्राइटेरिया में, उसमें ये भी है कि किसी और कारणों से साइकोसिस नहीं होना चाहिए। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस में अंतर होता है। साइकोसिस में इनसाइट गायब हो जाता है, न्यूरोसिस में इनसाइट पता रहता है। मरीज़ को पता रहता है कि हमको जो है कि कुछ हमको डिप्रेशन है, हमको मैनिया है, उसको पता रहता है, इनसाइट रहता है। लेकिन साइकोसिस में इनसाइट ही गायब हो जाता है। तो ऐसा मरीज़ खुद इलाज लेने के लिए नहीं जाता है। इसलिए साइकेट्रिक मरीज़ को हमेशा किसी न किसी, अगर उसको अच्छा फैमिली मेम्बर मिल गया, उसका माता पिता और सहयोगी ठीक मिल गया, तब उसको ठीक होने का चांस और ज़्यादा होता है। और अगर कोई नहीं मिला, चूँकि उसको इनसाइट तो है नहीं, वो खुद आएगा नहीं इलाज लेने। अच्छा, बहुत सारे केसेस में जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है वो खुद से दवा भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि सामने वाला जो डॉक्टर है वो उसको मारना चाहता है। तो वैसे केसेस में लोग क्या करते हैं, गोली को चूर करके रोटी में मिला करके या दाल वगैरह में डाल करके उसको मरीज को देते हैं। और बहुत सारे केसेस में आजकल क्या आ गया है, एंटी साइकोटिक ड्रग जो है वो हम लोग जो है कि वो आता है, उसका इंजेक्शन भी आता है, तो जो है एस्पेंजो करके इंजेक्शन आता है, वो आप उसको भी दे सकते हैं। वो सीधे सीधी वो डेपोट इंजेक्शन होता है, जो कि आपको महीने में वो स्लो रिलीज होता है, धीरे धीरे करके निकलते रहता है। वो आप दे सकते हैं उसको। लेकिन चूँकि वो बहुत मोटा नीडल से देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा रहता है, वो थोड़ा वायली रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर लगा के देना पड़ता है। तो वो उसमें क्या फ़ायदा है कि एक बार आप दे दिए इंजेक्शन तो उसका एक्यूट साइकोसिस तुरंत शांत हो गया, और थोड़ा सा ड्रग आने में, इफेक्ट आने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, लेकिन जब ज़्यादा डोज दीजिएगा और वो 1 महीना का डोज एक ही बार में दे दीजिएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ बेसिकली उसका साइड इफ़ेक्ट आने का डर रहता है। तो जैसे कि टार्डिव डिस्काइनेसिया जैसे होगा, उसको ट्रेमर जैसा होने लगेगा, वो मुंह में जो है ऐसे करके करने लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया, मतलब आए सामान्य मूवमेंट ऐसे मुंह का करने लगेगा वो। तो ये सब चीज़ इसमें होगा। तो इसमें तो बहुत सारा चीज़ जो कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है ये पता चला है रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि बहुत सारा ऐसा दवा दिया गया जो कि डोपामिन को कम करता था, तो उससे मरीज़ ठीक होने लगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि इसका मतलब इसमें डोपामिन बढ़ जाता है। तो बहुत सारा इसमें पाथवे बताया गया है। तो जैसे मिजोलिम्बिक पाथवे के चलते होता, और अस्ट्राया निग्रा पाथवे में गड़बड़ी के चलते होता है। बहुत सारा आपको इसमें मिलेगा किताब में, तो वो सब पचड़े में मत जाइए, उसमें कंफ्यूज कर जाइएगा। मोटा मोटी समझिए कि इसमें डोपामिन बढ़ता है और इसमें सेरोटोनिन बढ़ता है और ग्लूटामेट कमता है। तो जो भी दवा चलता है वो क्या करता है, डोपामिन को कम करता है और सेरोटोनिन को कम करता है। तो इसी ढंग से वो दवा फेवरेबल काम करता है, या फिर जो ग्लूटामेट को थोड़ा बढ़ाता है, तो उस वही प्रकार का दवा काम करता है इसमें बेसिकली। तो जो है कि इसमें बहुत सारा दवा आता है, और भारतवर्ष में भी ये इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर भी एक पौधा होता था सर्पगंधा करके, जो उसको जो सर्पगंधा करके पौधा होता है, और वो जो सर्पगंधा के पौधा से, राओवोल्फिया नाम है उसका बोटेनिकल नेम, उससे रिजरपाइन नामक एक दवा निकाला जाता था, जो कि ब्लड प्रेशर को भी कम करता था। उसके बेसिकली जड़ से निकाला जाता है वो। तो वो जो सर्पगंधा के जड़ से निकाला जाता है, तो जड़वा को चूर करके खिलाया जाता था, तो उससे भी मेंटल प्रॉब्लम सब ठीक हो जाता है। तो उसमें भी जो है कि वो बेसिकली क्या काम करता है, तो नॉरएड्रेनालिन को कम कर देता है, और उसके थ्रू वो डोपामिन को भी इनडायरेक्टली कम करता है। तो इसीलिए वो इस ढंग से काम करता है। तो ये रिजरपाइन जो है बहुत पुराने ज़माने में हमें यहाँ पर आयुर्वेद में भी इसका यूज किया जाता था। तो ये चीज़ है, तो बहुत पहले से है। और बाद में 1955 में रिजरपाइन को FDA अप्रूवल मिला था। हालांकि अब उतना यूज नहीं किया जाता, हालांकि उससे कुछ दवा डेराइव करके उसको कुछ जोड़ घटाव करके उसी में जोड़ करके और नया दवा भी बनाया गया है, तो उसको यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने के जो डॉक्टर हुआ करते थे वो नहीं ठीक करते थे, लेकिन वो
क्रूड प्रिपरेशन यूज किया करते थे, जड़ी बूटी से वो निकालते थे। तो उसी में से आपको एक बता दिए, सर्पगंधा का पौधा, उसका जड़ से जो है वो आप यूज कर सकते हैं। उसको रॉवोल्फिया नाम है उसका बोटेनिकल नेम, तो उसी से रिजरपाइन नामक दवा खोजा गया था। तो सबसे पहले तो क्लोरप्रोमाजिन नामक दवा आया था, उसके बाद रिजरपाइन वगैरह आया था। आजकल तो बहुत सारा दवा है तो वो इसमें काम करता है, और लेकिन हम जिस दवा को प्रेफर करते हैं किसी मरीज़ को ठीक करने में वो है ओलेंजेपिन, और हमको बहुत कम डोज में काम कर जाता है, क्योंकि वैसे किताब में लिखा हुआ है कि 10 से 20 मिलीग्राम ओलेंजेपिन देना पड़ता है, लेकिन हम अपने अनुभव से हम जानते हैं कि हम 5-10 मिलीग्राम तो हम रेयरली जाते हैं, 5 मिलीग्राम भी 10 मिलीग्राम कभी कभी जाना पड़ता है, 5 मिलीग्राम सुबह शाम करके हम देते हैं शुरुआती अवस्था में। लेकिन हम खाली एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं, हम और भी चीज़ का दवा देते हैं जो कि उसके जड़ को काट देता है, और वो हम और क्या क्या दवा देते हैं वो हम बताएंगे। और वो दवा हम क्यों देते हैं, हमारे पास क्या एविडेंस है। कोई कहेगा कि तुम क्यों दे रहे हो दवा, तो आपके पास क्या ग्राउंड है साइंटिफिक, है ना। वो हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम जांच करा के और भी गड़बड़ी उस मरीज़ में निकाल के दिखाते हैं, तब जो है कि मरीज़ को समझ में आ जाता है कि नहीं, हमको केवल स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है रे बाप, हमको और भी बीमारी है। तो जांच जब करा के जब देखते हैं तब दंग रह जाता है कि अरे, कि दुनिया में अलग से स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता। अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, इसका मतलब उसको 5 से 6 गड़बड़ी और भी होगा। तो उसको हम जांच करा के मरीज़ को भी दिखाते हैं, मरीज़ के परिजन को भी दिखाते हैं कि देखो देखो तुम्हारे मरीज़ को और क्या क्या गड़बड़ी है, इसको अकेले थोड़ी हुआ है, और ये सब गड़बड़ी क्यों हुआ है तुम्हारे मरीज़ के गलत भोजन और गलत रहन सहन से। तुम ये जड़ें काट दो तो सब अलग अलग शाखा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ये बीमारी क्यों होता है, तो बहुत सारा कारण बताया, फैमिली में होता है। अच्छा, बहुत सारा आपको रीज़न देगा कि जिस भी बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलता है बचपन में माता पिता का, या फिर किसी का माता पिता मर जाता है, तो वैसे बच्चों में, नेग्लेक्टेड चाइल्ड में, या फिर जिसको सेक्सुअली एब्यूज किया जाता है बचपन में, वैसे में भी स्किज़ोफ्रेनिया देखने को मिलता है। तो आगे चल करके तो ठीक है, एक रीज़न। अब क्या है कि ये सब करके भी लोग एक्सप्लेन करते हैं बीमारियों को, तो हमारा इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, वो भी रीज़न हो सकता है। लेकिन प्राइमरली जो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो, और इसी चीज़ को आजकल बायोलॉजिकल साइकेट्री का ज़माना है। साइकेट्री जो है 2 विभाग में बट गया। अब इसमें 2 प्रकार के मेनली विचारक हैं। एक वो साइकेट्रिस्ट जो मानते हैं कि ज़्यादातर बीमारी साइकोलॉजिकल गड़बड़ी से होता है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंटल में जो गलत साइकोलॉजिकल हमको सपोर्ट मिला सोसाइटी से, उसकी वजह से हमको बीमारी हुआ। और एक मानता है कि नहीं, ये बायोलॉजिकल कारण से हुआ, यानी आपका ब्रेन गड़बड़ था तब आपका विचार गड़बड़ हुआ। तो एक मानता है कि नहीं, हमारा विचार गड़बड़ था, हमारा जो चारों तरफ का जो हमको सुख दुख ये सब जो मिला वो गड़बड़ था, उसके चलते ये हुआ। एक मानता है कि नहीं, आपका ये दिमागी गड़बड़ हुआ पहले, तब जाके माइंड गड़बड़ हुआ। तो ये चीज़ है, तो इसको आप इस ढंग से समझ सकते हैं। तो बायोलॉजिकल साइकेट्री वर्सेस ये साइकोलॉजिकल साइकेट्री, ये बहस किसी भी साइकेट्री के कॉन्फ्रेंस में जाइएगा तो ये बहस आपको एक जो आपका इसमें जो लेक्चर रहेगा वो ज़रूर रहेगा, इस पर ये बहस करवाते हैं लोग, और इसमें दोनों पक्ष अपना अपना तर्क देता है, ताकि लोग एक दूसरे से एनरिच होते हैं कि उसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके पक्ष में क्या तर्क। बड़ा हेल्दी डिस्कशन होता है। कभी भी साइकेट्री के कॉन्फ्रेंस में जाइएगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। और मेरा मानना है कि आप कोई भी फिजिशियन, कंप्लीट फिजिशियन तभी बन पाइएगा जब आपको कहीं ना कहीं किसी भी बीमारी का एक मेंटल एंगल भी होता है। इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं प्लासेबो इफेक्ट, हर बीमारी का कुछ न कुछ दिमाग अगर गड़बड़ रहेगा ना तो हर बीमारी का अवास्तविक प्रक्षेपण आपको मिलेगा, उसका पिक्चर दिखाई पड़ेगा। तो वो चीज़ है, तो आपको उन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। इसलिए मेंटल साइकेट्री का नॉलेज बहुत ज़रूरी है किसी भी फिजिशियन को कंप्लीट फिजिशियन बनने में। तो एक तो ये है, तो होने का कारण तो आप समझ में आ गया कि अलग अलग चीज़ है। और अभी कि सेरोटोनिन बढ़ने से हुआ, डोपामिन बढ़ने से हुआ, ग्लूटामेट कमने से हुआ, तो ये मोटा मोटी नर्व सेल में ही समझ लीजिए। तो बहुत सारा दिमाग का एक हिस्सा है जो ट्रैक्ट है, नस का कनेक्शन है, वो डैमेज हो गया, तो उसके वजह से ये बीमारी हुआ। वो डैमेज क्यों हुआ वो भी समझाएंगे, और उसके चलते आपको ये सब। लेकिन ये जो डोपामिन बढ़ना और सेरोटोनिन का बढ़ना, ये हर केस में नहीं होता, किसी किसी में डोपामिन कम भी हो जाता। तो आपको इसीलिए
वो मतैक्य हो जाता है, इसलिए इसको हाइपोथेसिस ही कहा गया है। ये अभी ये कंफर्म नहीं माना जा रहा है। और अभी हाल के दिनों में ये माना जाता है कि इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाता है। तो आप जब सर्च कीजिएगा ऑटो एंटीबॉडीज़ इन स्किज़ोफ्रेनिया गूगल में, तो आपको बहुत सारा आर्टिकल मिलेगा। 2008 ईस्वी से लेकर अब तक बहुत सारा आर्टिकल आपको मिलेगा, जो कि आपको इसमें ये ऐसा मिलेगा, तो वो आप जो है कि देख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ कि अब आजकल जो शोध हो रहा है इसमें ये बताया जाता है कि ये बीमारी जो है बहुत सारे ये से होता है, यानी कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाता है इसमें। और ये ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो बहुत सारे चीज़ों के खिलाफ बनता है। तो उसमें जो है कि आप बोल सकते हैं कि नमदा रिसेप्टर जो होता है उसके खिलाफ भी ऑटो एंटीबॉडी बनता है, उसके चलते भी होता है। एंटी गैड ऑटो एंटीबॉडी बनने से भी ये होता है। उसके अलावा एनजेपी एक प्रकार का प्रोटीन है, उसके खिलाफ भी जो न्यूरोग्लायल प्रोटीन, उसके खिलाफ भी ऑटो एंटीबॉडी बनने से भी ये बीमारी का एसोसिएशन देखा गया है। तो ऐसा बहुत सारा अध्ययन अभी जारी है और इस पर बहुत काम हो रहा है कि अगर हम इस ऑटो एंटीबॉडी को ब्लॉक कर दें तो ये बीमारी दब जाता है। तो ये तो कारण समझ में आ गया कि अलग अलग कारणों से, साइकोलॉजिकल कारण भी हुआ कि सेक्सुअली अब्यूज किया गया, माता पिता में था तो उससे बच्चों को हुआ, तो ये सब बहुत सारा रीजनिंग आपको समझ में आ गया। लेकिन ये सब का सब हाइपोथेसिस है, कोई एक ही कारण हो ऐसा नहीं है। तो और इसका इलाज क्या है? इलाज में एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग कैसे काम करता है? कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग सेरोटोनिन को कम करता है, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग डोपामिन को कम करता है, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग ग्लूटामेट को बढ़ा के काम करता है। तो ये तीनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो उसमें से जो हम यूज करते हैं वो जो दवा ओलानजेपिन, वो मेनली जो है आपको डोपामिन को भी बढ़ाता है, थोड़ा बहुत सेरोटोनिन को भी बढ़ाता है। बहुत सारा एंटीसाइकोटिक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, वो भी जब ज़्यादा डोज में दीजिएगा तो वो भी एंटी जो है कि साइकोटिक जैसा काम करता है। और इसका साइड इफेक्ट भी होता है, जब ज़्यादा मात्रा में दीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप कर क्या रहे हैं, डोपामिन को कम करें। जैसे ही डोपामिन को कम कीजिएगा तो कौन सा बीमारी होगा? डोपामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? पार्किंसनिज्म, ट्रेमर होते रहता है, जैसे थरथरी का बीमारी कहते हैं। ओल्ड एज में देखिएगा ट्रेमर, पार्किंसनिज्म। तो जब इसमें दवा चलाइएगा तो मरीज को ट्रेमर होने लगेगा, टार्डिव डिस्कॉर्डेंस, वो ऐसे करेगा, अपने इसका ऐसे मूवमेंट होगा तो वो होने लगेगा। उसके अलावा मरीज जो है कि इसमें एक बहुत ख़राब साइड इफ़ेक्ट होता है, न्यूरो जो है कि लेप्टिक सिंड्रोम होने लगता है। तो न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम बहुत खतरनाक सिंड्रोम है, इसमें मरीज को बुखार आने लगेगा और इसमें ट्रेमर होने लगेगा, डिस्टोनिया होने लगेगा, हाथ पैर टाइट हो जाएगा। और जो है कि इसमें जो आपका न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम में तो ये सब टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसमें, और मरीज को शॉक में भी जा सकता है। मरीज का इसमें 30% आदमी मर जाता है। तो ज़्यादा हाई अगर डोज दे दीजिएगा एंटीसाइकोटिक का तो मरीज को न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम भी हो सकता है। लेकिन वो भी क्यों होता है वो आपको समझाएंगे, क्योंकि मरीज को जो दवा मिलना चाहिए था, जो कि उसके साइकेट्रिक का जो कारण, जिस कारण से वो दिमाग खराब हुआ, उस कारण को आप नहीं रोके, खाली उसका लक्षण को शांत कर रहे हैं। तो अगर आप जैसे किसी को खुजली हो रहा है, तो खुजली हो रहा है एक्जिमा के चलते, आप मान लिया कि तो एक्जिमा जिस कारण से हुआ उसको आप नहीं ठीक किए और ऊपर से खाली खुजली का सेट्रिजिन खिलाते रहिएगा, उससे क्या होगा? वो कभी ठीक नहीं होगा। दवा खाइएगा, आपका खुजली बंद रहेगा लेकिन एक्जिमा ठीक नहीं होगा। तो आप अगर उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रहे हैं तो खाली उसका जो जिसके थ्रू लक्षण जो मिल रहा है वो लक्षण को खाली आप शांत कर रहे हैं, लेकिन लक्षण को शांत करने से उसका बीमारी नहीं जाएगा। इसीलिए जो है कि और उसका मेन इलाज है कि आपको जिस कारण से वो डोपामिन कम बनने लगा, जिस कारण से डोपामिन बढ़ गया, जिस कारण से सेरोटोनिन बढ़ गया, उस कारण को ख़त्म कर दीजिए। और वो कारण क्या था? किसी खास ट्रैक्ट में, जैसे कि ये आपका बहुत सारा ट्रैक्ट है, मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट है, मीजोकोर्टिकल ट्रैक्ट है, वो सब का जो ट्रैक्ट है वो ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन होने लगा और इन्फ्लेमेशन की वजह से वो ज़्यादा मात्रा में डोपामिन बनाने लगा। तो अगर हम उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर दें तो निश्चित रूप से हम बीमारी पर जीत हासिल कर सकते हैं और इसी ढंग से हम बीमारी को ठीक करते हैं। तो अभी तक और इसमें क्या क्या दवा चलता है? रेस्पिरोडोन चलता है। आप किताब में लिखा हुआ रेस्पिरोडोन दीजिएगा तो आपको 10 मिलीग्राम तक देना पड़ेगा, यदि 6 मिलीग्राम तक भी देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उसको 1 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम लोग को कोई अलग से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हालांकि कहा जाता है कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है
तो वैसे केस में आपको एंटी कोलिनर्जिक दवा दिया जाता है, ट्राईहेक्सीफेनेडिन के साथ भी आता है। जैसे बहुत सारा देखिएगा रेस्पिरेटोन का गोली ट्राईहेक्सीफेनेडिन के साथ आएगा, तो इसीलिए जो है कि ये उसके साथ आता है। लेकिन हम लोगों को देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग वो सब दवा उतना ज़्यादा डोज में नहीं देते हैं, तो हम लोगों को वो सब देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये सब कारण है। और इसमें बहुत सारा स्टडीज़ हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि इसमें बहुत सारा इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ा हुआ रहता है। बेसिकली ये माइक्रोग्लिया नामक एक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होता है, जो कि करीब करीब 15% जो होता है वो माइक्रोग्लिया होता है। उसका काम होता है दिमाग में जो भी इन्फेक्शन आ जाए, जो भी ये गड़बड़ चीज़ आ जाए, वो कहीं पर दिमाग मर जाए तो उसको बिल्कुल साफ़ करता है, पूरा कचरा को समझिए कि झाड़ू लगाने वाला चीज़ है माइक्रोग्लिया। तो कभी कभी ये माइक्रोग्लिया बढ़ जाता है तो उसके चलते इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो उसके चलते भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। और बहुत सारे में एविडेंस आया है, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि ये जो है कि क्रोमोसोम नंबर 6 जो शॉर्ट आर्म होता है उसमें इसका जीन होता है, और HLA का भी जीन उसी में होता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऑटो इम्यूनिटी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ट्रैंक एंटीजन के खिलाफ इसमें बहुत सारा काम हुआ है। गोल्ड स्मिथ और रोगर का इसमें 2008 का पब्लिकेशन मिलेगा, तो ये आपको इसमें मिलेगा। इंटरल्यूकिन 1B और इंटरल्यूकिन 6 ट्रांसफॉर्मिक ग्रोथ फैक्टर बीटा ये सब बढ़ा हुआ मिलता है इसमें। तो ये सब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, तो ये सब एविडेंस है जो बताता है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ा हुआ है, इसलिए ये बीमारी हुआ। तो इसलिए इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी देना चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी गाइडलाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वैधानिक रूप से नहीं देने का बात किया गया है। यही कारण है कि स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज जड़ से नहीं जाता। तो अगले 15 मिनट में हम आपको समझाएंगे कि हम कैसे ठीक करते हैं और हम इस बीमारी को कैसे देखते हैं। तो अभी तक किताब में क्या लिखा हुआ था हम आपको समझा दिए। अब आप जानिए कि हम इसको कैसे ठीक करते हैं। हम अपने होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी के मदद से क्या सीखे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता। तो इतना तो हर आदमी जानता है कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो अब तो एक चीज़ और बता दें, जो कि शुरू में ही हमको बताना चाहिए था कि स्किज़ोफ्रेनिया मतलब होता है स्प्लिट माइंड। तो स्किज़ोफ्रेनिया तो स्प्लिट माइंड, लेकिन इसमें स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं होता। स्प्लिट पर्सनालिटी अलग चीज़ है, स्प्लिट माइंड अलग चीज़ है। तो स्प्लिट माइंड का कहने का मतलब रियलिटी और अनरियलिटी को वो सही तरीके से अंतर नहीं कर पाता, अनरियल को ही रियल समझ लेता हर चीज़ में, तो वो चीज़ है। तो इस प्रकार से समझिएगा। तो अभी हम समझा रहे थे कि हम कैसे देखते हैं बीमारी को। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होगा, इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया बाकी बीमारी की तरह भी क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता? कोई भी बीमारी क्यों होगा? एलर्जी के चलते। स्किज़ोफ्रेनिया हम क्या मानते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता? एलर्जी के चलते, इन्फ्लेमेशन के चलते। ये एलर्जी क्यों होता? ये खून में इंसुलिन बढ़ने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती पर कोई भी बीमारी खत्म करना हो, बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। अगर इंसान चीनी खाना छोड़ दे
तो इस धरती का सब बीमारियाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटे में 3 ही घंटे पैदल, 2 ही घंटे पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी, जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। इसको स्किज़ोफ्रेनिया ही नहीं, कोई भी, अगर आप चाहते हैं आपको 100 साल तक बीमारियाँ नहीं हो तो मत खाइए चीनी। किसको कहते चीनी, जब तक ये नहीं जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। जैसे कि ये आपको लगेगा मीठा, ये शुगर फ्री, लेकिन ये चीनी नहीं है। लेकिन ये अगर समोसा खाइएगा तो तीखा लगेगा, लेकिन भयंकर चीनी है। किसको कहते चीनी। चावल आलू, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज में बंद कर देना पड़ेगा। किसको कहते चीनी। चावल आलू मकई मैदा साबूदाना सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़ शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर, चूड़ा का भुंजा मूढ़ी का भुंजा मकई के भुंजा में चीनी, गाजर चुकंदर छोहाड़ा किशमिश खजूर, देसी मुर्गा खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स कम्प्लान बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी खीर ग्लूकोन डी पूस का पिट्ठा कुकर का चावल सेवई साबूदाना मखाना पानी फल सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। ये चारों पांचों छो चीनी अब खाने के लायक इंसान नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए खर्च नहीं किया तो गया कहाँ, वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, यानी तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना है। आप जो चीनी खाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी नहीं होगा। खाए और खर्च नहीं किए, आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाए 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा, लेकिन आप सालों साल 2-2000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाइएगा तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा तो आप मोटा के ध्वंस होइएगा, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, यानी तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग धरेगा। तो अगर अच्छा सपोज कीजिए कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे, एक जगह खाली बैठा रहे, तो क्या उसको कैलोरी खर्च नहीं होगा? फिर भी खर्च होगा। क्यों? क्योंकि आपका हृदय 1 लाख बार रोज धड़कता है, आपका दिमाग जब भी सोचते विचारते हैं उसमें भी कैलोरी खर्च करता है, और आपका एक एक सेल काम करता है, आयोनिक एक्सचेंज होते रहता है, तो आपका सेल जिंदा है तो समझिए कि आपका कैलोरी खर्च हो रहा है। लेकिन एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसका कैलोरी का खर्च कितना है? 1500 कैलोरी। उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और अगर कोई आदमी 1 घंटा तेज कदमों के साथ चलता भी है तो 1 घंटे में कितना कैलोरी खर्च करेगा? करीब करीब 300 कैलोरी। और अगर कोई महिला झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, पोछा लगाए और जो है कि घर में काम भी करे, तो एक आजकल की महिला जो घर में काम करती है, अपने से खाना बनाती है, तो उसका कपड़ा लत्ता धोती है, तो दिन भर में कितना कैलोरी खर्च करेगी? 1500 के अलावे 200 कैलोरी। और एक सर्जन सवेरे 9 बजे से लेकर के अगर 5 बजे शाम तक ऑपरेशन करता है तो उतना देर में कितना कैलोरी एक्स्ट्रा खर्च करेगा? करीब करीब 100 कैलोरी। एक विद्यार्थी जो खाली बैठ के टेबल कुर्सी पर पढ़ाई करता है तो अलग से कितना कैलोरी खर्च करेगा दिन भर में? करीब करीब 100-200 कैलोरी। बस उतना ही का खर्चा है। तो यानी अगर कोई विद्यार्थी है 1-2 घंटा अगर जो है कि टहलता भी है 1 घंटा रोज और बाकी टाइम पढ़ाई करता है तो उसका कैलोरी का खर्च कितना होगा? 300 जो 1 घंटा टहलने में खर्च हुआ, और बाकी 200 जोड़ लीजिए, 300, 500 प्लस 1500, यानी उसका खर्चा है केवल 2000 कैलोरी। लेकिन अगर किसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ तो आप मान के चलिए कि वो आदमी कम से कम खाता होगा 3 से 4000 कैलोरी। और एक दिन ज़्यादा खाइएगा तो बीमारी नहीं होगा, आप रोज़ के रोज़ ज़्यादा खाइएगा तो बबूल का गाछ रोपिएगा तो आम कैसे फलेगा? तो आप जरूरत ज़्यादा खाए तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, यानी तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग,
ये तीनों जो गड़बड़ी होगा, ये तीनों से भी स्किज़ोफ्रेनिया होगा। कैसे होगा मैं भी समझा रहे हैं। तो 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो सपोज कीजिए कोई लड़का है, वो एक दिन में 12 रोटी खाता है, 4 गो आलू खाता है, 5 गो मीठा फल खाता है, आधा किलो दूध हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कॉम्प्लान पीता है। तो इसके बदले तो उसको 50 किलोमीटर रोज चलना चाहिए, लेकिन ये खा के केवल 2000 कदम रोज चलता है। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। ऊर्जा को खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी ही खर्च होगा। इतना बड़ा एक समोसा में 2 प्रकार का चीनी है, बाहर में मैदा, अंदर में आलू, दोनों का दोनों स्टार्च नामक चीनी है जो मुंह में ग्लूकोज में टूटेगा। तो एक समोसा में 160 कैलोरी होता है। सोचिए अगर हम 1 किलोमीटर पैदल चले या फिर 1 घंटा भाषण दिए तो केवल 50 कैलोरी खर्च हुआ, और एगो समोसा खाए तो 150 कैलोरी, 160 कैलोरी मिल गया। सोचिए कैलोरी लेना कितना आसान है, खर्चा करना कितना मुश्किल है। तो हम खाए और खर्च नहीं किए तो शरीर उसको, अगर हम रोज 10 गो रोटी खाते थे, 4 गो आलू खाते थे, आधा किलो दूध पीते थे, मीठा फल खाते थे और चलते थे केवल 1 ही घंटा, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी को शरीर चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। तो हमारा तोंद यहाँ चल जाए उससे कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। हमारा जांग में चर्बी जमा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जांग इतना मोटा हो जाए उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। बाँह इतना मोटा हो जाए कोई हर्जा नहीं, गाल इतना फूल जाए कोई हर्जा नहीं। लेकिन किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेंथेलेस्मा, उससे भी कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके गलती से खून के नली में जमा हो जाए तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो सकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को सकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर खून के नली में जमा हो गया तो बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो गया कोरोनरी आर्टरीज में तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में जमा हो गया अंदर में, सेवरल आर्टरीज के अंदर में तो क्या होगा, लकवा मार देगा, स्ट्रोक का बीमारी। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन, यह स्किज़ोफ्रेनिया भी शुरू हो जाएगा। तो दिमाग के किसी खास हिस्से में, जैसे कि जहाँ पर आपको जो अलग अलग ट्रैक्ट जाता है, तो आपको जो हम बताए थे कि इसमें अलग अलग जो है कि सबस्टांसिया निग्रा ट्रैक में या मीजोलिम्बिक ट्रैक में अगर चर्बी जमा हो जाएगा तो उसको दबा देगा, तो उससे ज़्यादा मात्रा में डोपामिन निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तार को दबाइएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने लगेगा। तो एक्स्ट्रा चीनी अगर दिमाग में चर्बी बन के जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, आपको कोई आदमी गाली देता है तो आप उसको तुरंत क्या बोलते हैं, आपको कोई काम, उसको कोई दिक्कत नहीं दी है, कोई बिना उकसावे के आपको कोई गाली दे दे तो आप उसको क्या कहते हैं कि अरे तो दिमाग में ज़्यादा चर्बी जमा हो गया क्या, हम सारा चर्बी निकाल देंगे। आप उसको बोल तो देते हैं लेकिन आपको लगता है कि हम कोई वैज्ञानिक बात नहीं बोले, हम तो ऐसे ही बोल दिए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप परम वैज्ञानिक बात बोलें, आप परम वैज्ञानिक बात बोलें। सही में एक्स्ट्रा चीनी खाने से दिमाग में चर्बी जमा हो जाता है, दिमाग में ऑल बॉल लगने लगता है। ये मोबाइल में 12 GB रैम है, हम रोज वीडियो डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा, हैंग करने लगेगा। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो खाना नहीं बना पाएगी, वो बोलेगी किचन खाली करो, हमको एकांत में खाना बनाने दो। तो जैसे उनको एकांत चाहिए, दिमाग को भी एकांत चाहिए, लेकिन जरूरत ज़्यादा भोजन करके दिमाग में चर्बी जमा कर दिए तो क्या होगा, दिमाग को दबा जाएगा, तो वो जो है कि वो बेचैनी, घबराहट शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जमा हो गया तो थायराइड का बीमारी, लाइनिंग्स में चर्बी जमा हो गया तो खराटा शुरू हो गया। और ये चर्बी क्यों बना, क्योंकि हम 10 रोटी, 4 गो आलू, 5 गो मीठा फल, दूध, मैदा ये सब रोज खाते थे, और ये सब तो उसको खाना चाहिए था जो 30,000 कदम चले, बिना चले ही हम खा रहे थे, गाड़ी चले भी नहीं किए थे, डीजल जमा कर रहे थे तो आग तो लगना ही था। चर्बी यहाँ जमा गया, थायराइड का बीमारी, लाइनिंग्स में चर्बी जमा हो गया, खराटा शुरू हो गया, सोए सोए दम फुला, लीवर में चर्बी जमा हुआ, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हुआ, डायबिटीज, महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हुआ, मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, किसी नस में चर्बी जमा हुआ तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा हुआ तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। तो चर्बी जमने से हमको क्या क्या बीमारी होगा, चर्बी जमने से बीपी, चीनी, थायराइड, हार्ट अटैक, लकवा, जो है कि ये मानसिक रोग यानी स्किज़ोफ्रेनिया,
चाहे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और चर्बी जमने से हमको जो है कि और क्या क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, हाँ, और ओवरी में पीसीओडी करा देगा। चर्बी जमने से नपुंसकता का बीमारी, धात का समस्या शुरू हो जाएगा। चर्बी जमने से नस का झिनझिनी, लीवर, किडनी फेल हो जाएगा। ये तो चर्बी जमने से हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग से डैमेज करेगा। आप बोलेगा सर किताब में तेजाब तो नहीं लिखा हुआ है, तो हाँ, किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा हुआ है फ्री रेडिकल्स, किताब में लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, किताब में लिखा हुआ है ऑटो एंटीबॉडीज, किताब में लिखा हुआ है जेनेटिक इपिजेनेटिक्स। हम उसको एक लाइन में कहते तेजाब। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाता, वो तेजाब जहाँ जहाँ जाता अलग से भी गलाता। तो यानी चर्बी से भी शरीर डैमेज होगा और तेजाब से भी डैमेज होगा दिमाग। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, आर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुरपित्ती, छाई, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा, और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। यानी जो इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ दिमाग में, यही इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट कर दिया जो है कि सबस्टेंसिया नाइग्रा और या मिजोलिम्बिक या मिजोकॉर्टिकल पाथवे को, तो ज़्यादा डोपामीन निकलने लगा, ज़्यादा जो है कि ये निकलने लगा सेरोटोनिन, तब जा कर के ये उसको लक्षण वो आने लगा। तो डिपेंड करता है कि किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में ये दिक्कत हुआ, उसके अनुसार लक्षण आएगा। और किसी किसी को तेजाब, चर्बी जमने से माइग्रेन भी शुरू हो जाएगा, किसी किसी को साइकेट्रिक का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। तो एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब बनाया, तेजाब जोड़ में गया तो गठिया, चमड़े में गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुरपित्ती, छाई, पिंपल, दिमाग में गया तो मिर्गी, पागलपन, लीवर में गया तो जॉन्डिस, सांस के नली में गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया, जो भी कोरोना का निमोनिया साइटोकाइन स्टॉर्म के चलते हो रहा है। और जो है कि तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। सबका सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता है, खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा म्यूकरमाइकोसिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके दिमाग में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा जो है कि प्रायोन डिजीज पकड़ेगा, ऐसा वायरस पकड़ेगा, ऐसा जो है कि बैक्टीरिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागवे करी। यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर बन जाएगा। यदि आप गाड़ी 24 घंटे में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर बन जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वो भी हाइड्रोकार्बन है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट का है, ये भी 2 हाइड्रोकार्बन है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन और फाइबर से। तो फाइबर और प्रोटीन जम के खाइए और ये फैट और कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। तो फिर खाइएगा क्या? दाल तो बंद कर दीजिए, चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, उसका खाना है। तो अगर आप 24 घंटा में केवल 2 ही घंटा टहल रहे हैं तो आपको ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो और प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो।
तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले चाय पीजिए बिना चीनी के। चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। सब्जी खाइए बिना आलू के, जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना, अगबे हरा सब्जी खाना। और नॉन वेज पसंद है तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम। लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। चारों पांचों दाल मिला देना, मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, कुकर या तसला में खौला देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना। अगर दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। और अगर जो है कि 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। तो कैसे भोजन कीजिएगा? जो किसी भी स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज को उसको बोलेगा कि दाल जम के पियो, है ना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह, दोपहर, रात पिलाइएगा। 24 घंटे में केवल 3 रोटी दीजिएगा, आग में हरा सब्जी खिलाइएगा और बंद करवा दीजिएगा चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। तो क्या होगा? जो भी एक्स्ट्रा चीनी खा के वो चर्बी दिमाग में जमा किया होगा, जो भी एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब वो दिमाग में ऑटो एंटीबॉडीज जो जमा किया होगा, जो भी एक्स्ट्रा चीनी खा के जहाँ तहाँ चीनी छिड़का होगा जिसके चलते इन्फेक्शन पकड़ा होगा, वो सारा का सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब गल जाएगा। और जो है कि वो चीनी छिड़का गया था वो सोख लिया जाएगा शरीर के द्वारा, तो जो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो होलिस्टिकली वो मरीज ठीक हो जाएगा। तो जो है कि तो क्या खिलाइएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव के लंदनगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह, दोपहर, रात पीना। भोजन से पहले दाल पीना, पहले पेट में दाल घुसेगा 1 कटोरा सुबह, दोपहर, रात। उसके बाद 1 प्लेट खीरा, ककड़ी, टमाटर, लेकिन जमीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम, प्याज सलाद के रूप में नहीं खाना। सलाद के रूप में खीरा, ककड़ी, टमाटर। तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए, फिर 1 प्लेट खीरा, ककड़ी, टमाटर सुबह, दोपहर, रात खा लिए। अब हम 24, हमारा आधा ज़्यादा पेट इसी से भर गया। 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। दाल जम के पिएंगे, हरा सब्जी जम के खाएंगे। घड़ी देख के 2 घंटा रोज डालेंगे। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप स्किज़ोफ्रेनिया की दिशा में भटके हों, कि डायबिटीज़ की दिशा में भटके हों, कि थायराइड की दिशा में भटके हों, कि हार्ट अटैक की दिशा में भटके हों, अल्टीमेटली आपको वापस लौट के कहाँ आना है? पुनः स्वास्थ्य तक। तो जिन राहों पे चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक जम के मरीज 10 गो रोटी खाता था, 4 गो हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान 4 ग्लास पीता था, मीठा फल खाता था, दूध खाता था, और इसके बदले 30-40 हज़ार कदम चलना था, लेकिन वो 2 ही हज़ार कदम चलता था, किसी दिन चलता भी नहीं था। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी भी बना के उसको मुता के ध्वंस भी बनाया। वो चर्बी दिमाग में भी जमा हुआ तो स्किज़ोफ्रेनिया हुआ। वो शरीर तेजाब भी बनाया, वो तेजाब भी दिमाग में डैमेज किया, और उससे शरीर जहाँ तहाँ छिड़का तो उसके चलते भी दिमाग में इन्फेक्शन हुआ, उसके चलते भी स्किज़ोफ्रेनिया हुआ। सब मिला जुला के हुआ। तो इसीलिए अगर आपको ठीक करना है तो होलिस्टिकली ही ठीक करना होगा। तो बिना भोजन बदले तो उल्टा काम कीजिए। अभी तक जम के चीनी, चावल, आलू, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे, अब ये सब छोड़ दीजिए। दाल नहीं पीते थे, दाल जम के पीने लगिए। हरा सब्जी नहीं खाते थे, हरा सब्जी जम के खाने लगिए। रोटी 10-10 को रोज खाते थे, केवल 3 ही रोटी रोज खाइए। चावल रोज खाते थे, उसना चावल, कुकर वाला चावल, तभी चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकालो तसला वाला। लेकिन खिचड़ी, खीर भी नहीं खाना, क्योंकि उस समय मार अंदर आ जाता। और नहीं टहलते थे, 2 घंटा रोज टहलने लगे। और धूप नहीं दिखाते थे तो आधा घंटा रोज धूप दिखाने लगे, ताकि विटामिन डी तैयार हो। और 6 घंटा भी गहरी नींद लेते थे, अब अच्छे से सोने लगे। तो देखिएगा, सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया। उल्टा काम कीजिएगा तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दम्मा, मिर्गी, पथरी, स्किज़ोफ्रेनिया ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। ज़्यादातर देखिएगा, जो भी स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज में देखिएगा, एकैंथोसिस रहेगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस का फाइंडिंग मिलेगा, चमड़ा काला काला मिलेगा, मस्सा मिलेगा, आंखों का काला घेरा मिलेगा। तो ये सब भी मिलेगा। और उसको बीपी, चीनी, थायराइड, ये सब भी मिलेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कारण तो सबका एक ही है।
तो यदि आप जड़ें काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और कभी भी ये मत बोले कि स्किज़ोफ्रेनिया को डायबिटीज़ भी है तो उस डायबिटीज़ का डॉक्टर, बीपी भी है तो बीपी का डॉक्टर, और पथरी भी है तो पथरी का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर नहीं। वो सब आपको ठीक करने आना चाहिए, क्योंकि जब आप जड़ें काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ज़्यादा जोगी मत उजाड़, 4 नाव पर सवारी कीजिएगा, पक्का डूब जाइएगा। कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। क्योंकि शरीर तो भोजन सही बना है, खराब क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। कोई बच्चा अगर कोई कहता है कि किसी का जेनेटिक गड़बड़ी है, तो हम कहते कि जेनेटिक गड़बड़ी भी आपको गलत भोजन से ही होता। वही संस्कार हमको मिला, हमारे माँ बाप भी जम के चीनी खाते थे, नहीं टहलते थे। वही संस्कार हमको भी मिला, हम भी जम के चीनी खाते हैं, नहीं टहलते हैं। तो जो बीमारी उनको हुआ हमको भी हो गया। तो यही बात है, अगर माता गर्भावस्था में नहीं खाएगी चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, दाल जम के पिएगी, रोज 2 घंटा टहलेगी, रोटी केवल 3 ही खाएगी रोज, और दूध के जगह पर दही खाएगी, तो देखिएगा कोई भी बच्चा अपंग पैदा नहीं होगा। क्योंकि माँ अगर भोग विलास करेगी, उसका हर जाना उसका बच्चा भुगतेगा। तो इस प्रकार से बीमारी होता है। तो हम कैसे ठीक करते हैं? तो हम क्या करते हैं भाई? तो आपको समझ में आ गया कि हमारे थ्योरी के अनुसार क्यों हुआ? क्योंकि मरीज ज़्यादा भोजन किया और खर्चा किया 2000 कैलोरी, और रोज़ खाया 4000 कैलोरी, और ऐसा करते गया करते। और डॉक्टर भी, जो साइकेट्री के डॉक्टर भी जो है, या फिर जो भी उसको ठीक करते हैं, वो डॉक्टर भी उसका भोजन नहीं बदले, रोज़ 2 घंटा टहलने के लिए नहीं बोले, उस पर दिमाग ही नहीं लगाए। तो उसके चलते क्या हुआ कि उसका वो जो जिस कारण से हुआ था वो जड़ नहीं पकड़े। खाली डोपामिन बढ़ गया था तो एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग दे दिए, तो इससे तो खाली लक्षणमा कम हो जाएगा, लेकिन वो जड़वा तो खत्म होगा नहीं। तो इसीलिए वो डॉक्टर लोग क्या करते कि नहीं, जब भी आपको लिखा हुआ है किताब में कि जब भी अगर एक एपिसोड भी हुआ है अगर साइकेट्रिक साइकोसिस का, तो आपको कम से कम स्किज़ोफ्रेनिया का एक अटैक भी हो गया तो आपको कम से कम दवा 1 साल तक चलेगा, और 2-3 अटैक हो गया तो जिंदगी भर दवा चलेगा। लेकिन हमारे तरीके से हम दवा को छुड़वा देते हैं। कैसे छुड़वाते वो हम आपको बता रहे हैं। हम क्या करते, वो पहले तो मरीज का पूरा जांच कराते हैं। हम बोलते पूरा जांच कराओ। उससे क्या होता है, उसका अटेंडेंट ये बात को समझ में आ जाता है उसको कि नहीं, हमारे मरीज को खाली स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, इसमें और भी गड़बड़ी है। हम बोलते हैं CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA और RBS, जो है कि इंसुलिन लेवल, और जो है कि HbA1c, और जो है कि उसका विडाल टेस्ट, टोज टेस्ट, उसके अलावा जो है कि आपका RA फैक्टर, VDRL, और उसके अलावा जो है कि आपका IgE लेवल, TSH, NT-TPO, और उसके अलावा जो है कि उसका ये आपका फेरिटिन लेवल, D डाइमर, वो उसका कम्प्लीमेंट लेवल, और उसका जो है कि NT-dsDNA, CRP, ASO/ANA, NT-dsDNA, और उसके अलावा स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। तो जब ये पूरा जांच कराते हैं तब मरीज का अटेंडेंट डर जाता कि अरे बाप रे बाप, ये हमारे बच्चे को खाली साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बीमारी है। तब उसको समझ में आता है कि हाँ, ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, इसको तो बहुत सारा बीमारी था। तो हम तो खाली वो गोलियां खिला करके, खुजली हो रहा था एक्जिमा के चलते, तो एक्जिमा को हम कहाँ ठीक कर रहे थे डॉक्टर साहब, ये तो दिमाग का एक्जिमा है स्किज़ोफ्रेनिया, हम उसको क्या बोलेंगे, दिमाग का एक्जिमा। तो कारण तो एक ही है। जैसे चमड़े में एक बीमारी होता है लाइकेन स्क्लेरोसिस, और वही बीमारी जब दिमाग में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दोनों में देखिएगा हाथी के दांत जैसा आइवरी वाइट लीजन मिलेगा। लाइकेन स्क्लेरोसिस में भी आइवरी वाइट लीजन मिलेगा, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी आइवरी वाइट लीजन मिलेगा। कारण एक ही है, वही तजब्बा वहाँ गया, उसको करा दिया, वही तजब्बा अभी हो रहा तो सब पड़ा के मर रहा है। वो जम के चीनी खाया है, सबको कोरोना का ये हो रहा है। तो इस सिंपल सर्दी बुखार को महिमा मंडित कर दिया। कोई मरीजवा को भोजन में चेंज करवाता नहीं है, मरीजवा का डायबिटीज़ क्या हो तो कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो ये चीज़ है। तो लोग बोलता है वेट गेन दवा से होता है। अरे भैया, वेट गेन दवा से क्या होगा? आप उसको ठीक है कहाँ किए हो, तो गलत भोजन से ही तो हुआ है। तो इसीलिए लोग बोलता है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग वेट गेन कराता, नहीं भैया, उससे नहीं हुआ है। उस सब बीमारियाँ उसी से हुआ है, गलत भोजन से। उसको तुम बोलो कि भाई जो आदमी भी उसको 2 घंटा रोज टहला दे, दाल जम के पिलाए, खीरा ककड़ी टमाटर जम के खिलाए, और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा बंद करा दे, तो देखिएगा उसका सब बीमारी जड़ से जाएगा। तो ये चीज़ है। और इसका नुमाइश मत कीजिए कि उस पर फिल्म बना करके उसको बना दिए कि चलो भाई वाह, उसको दीजिए जो जमूरा बोलते हैं ना, जो देखिएगा कोई चीज़ बंदर का नाच दिखाता है जमूरा, उसको बंदर लोग बना देता है स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज को कि वाह 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 आ गया बंदर, और उसको हम नाच दिखा के पैसा कमाएंगे। ये गलत एटीट्यूड है। क्यों उसका आप 1 साल दवा खिलाइएगा भाई? और तो ये सब चीज़ जो है कि समझना है। मरीज बहुत बार तो बोलते रहता है कि नहीं नहीं सर हम ठीक हैं, ऐसा भी होता है कि ठीक है, और उसको जो है कि दवा, मरीज का अटेंडेंट जो है उसको लगता है कि नहीं नहीं डॉक्टर सही बोल रहे हैं, और जो है कि तो वैसे केस में उस अटेंडेंट का भ्रम तब टूटेगा जब वो जांच
जांच देखिएगा, तब उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये सब गड़बड़ी है। तो हम शुरू में तो पूरा जांच कराते और उसके बाद मरीज को बोलते कि भैया जो है कि पूरा जांच करा लियो, जो गड़बड़ी है 1 महीने के बाद उसको डाइट पर डाल देते जो बताए, और रोज़ दाल जम के पिलवाते, रोज़ हरा सब्जी खिलाते, जम के टहलवाते, रोटी केवल 3 खिलाते, चावल उसना चावल मारने का तसला वाला सप्ताह में 3 दिन, और जिस दिन चावल खिलाते उस दिन रोटी 1-2 खिलाते, हरा सब्जी जम के रोज़ 3-4 घंटा टहलवाते। तो देखते हैं कि उसका 5 किलो वजन 1 महीने में कम गया, सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया था वो खत्म हो गया। तो देखते हैं कि उसका फिर और तो उसके साथ साथ जो गड़बड़ी आता उसका भी दवा हम लिख देते हैं। जैसे उसका लीवर गड़बड़ है, फैटी लीवर, उसका भी दवा हम चला देंगे, यूडिलिव गोली। अगर किसी को किडनी में भी गड़बड़ी है, क्रिएटिनिन यूरिया भी बढ़ा, उसका भी दवा चला देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर मतलब जो गड़बड़ी है, उसको न्यूट्रोफिल भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इन्फेक्शन है, तो उसको एंटीबायोटिक भी दे देंगे। तो ये सब का दवा देंगे। और अगर एलर्जी भी बढ़ा हुआ है तो उसमें स्टेरॉइड भी देंगे, उसमें जो है कि साइक्लोस्पोरिन देंगे, मेथोट्रेक्सेट देंगे, तो ये सब भी देंगे। तो जब हम ये सब होलिस्टिकली जब दवा चलाते हैं तब जो है कि मरीजवा का बीमारी नहीं टिकता है और वो मरीज का बीमारी जड़ से चला जाता है। तो 1 महीने के बाद मरीज आता है, उसको बोलते हैं कि देखो भाई शुरू में तो पूरा जांच कराए थे, अब खाली वही जांच रिपीट करो जो गड़बड़ आया था। तो जब गड़बड़ जांच में केवल रिपीट कराते हैं तो देखता है मरीज को भी लगता है कि हाँ हमारा अंदर का भी सुधार हुआ, और मरीज का लक्षण, और साथ में जो हम वो सब दवा चलाते हैं सपोर्टिव जो गड़बड़ी है उसके हिसाब से, और साथ में हम कौन सा एंटीसाइकोटिक यूज करते हैं, ओलेंजेपिन। तो ओलापिन करके दवा हम यूज करते हैं, खैर नाम महत्वपूर्ण नहीं, बहुत नाम से आता है। तो ओलेंजेपिन हम यूज करते हैं, और मैक्सिमम जब देखते हैं ज़्यादा उसका है तो जो है कि उसको हम लोग जो डोज देते हैं वो 5 मिलीग्राम सुबह शाम। और उसको अगर बेचैनी घबराहट, रात में नींद भी नहीं आता, तो साथ में हम एंटी एंजाइटी ड्रग भी दे देते हैं उसको, तो वो भी उसको अच्छा काम करता है। लेकिन किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम ऐसे मैनेज करते हैं। और लेकिन हम ये सब दवा के साथ वो सब देते हैं, और उसको 10 mg से ज़्यादा हम आज तक नहीं दिए हैं। यानी हमको आज तक कोई भी 10 mg भी तो रेयरली देते हैं, कोशिश करते हैं कि 2.5 का भी गोली आता, तो हम मैक्सिमम 7.5 या फिर 5 मिलीग्राम तक जाते हैं। और यदि आप 5 मिलीग्राम यूज कीजिएगा ओलेंजेपिन तो आपको कभी भी एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, यानी कोई ट्रेमर उमर ये सब कभी मिलेगा ही नहीं, ये सब जो मुंह टेढ़ा ये सब कभी होगा ही नहीं, और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। और 2 घंटा रोज टहलाइए मरीज को, किसी भी स्पेंजो इंजेक्शन जो पकड़ के दिया जाता है उसको, ताकि 1 महीना तक ड्रग काम करे, उसका जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है। तो लेकिन हाँ, चूँकि मरीज अपने समझदार नहीं है इसलिए अपने नहीं चलेगा, इसलिए हम उसी स्किज़ोफ्रेनिया मरीज को देखते हैं जिसका अटेंडेंट तैयार हो कि नहीं भाई हम रोज़ टहलेंगे, इस बच्चे को टहलाएंगे, जो भी है, चूँकि ज़्यादातर तो यंग एज का लड़का रहता है तो उसको हम टहलाएंगे। अगर कोई बोलता है कि हम टहलाएंगे तो हम बोलते ठीक है, तो तुम ठीक हो जाओगे तुम, तो उसको करते हैं। और इसका तो ऐसा हम नहीं भी तो कम से कम 15-20 मरीज जो है कि इसको हम ठीक किए हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया का। तो ये हमारा अभी ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी तक में 1 लाख मरीज देखे, उसमें 20 मरीज जो हम देखे, तो वही चीज़ हम समझ में आ गया कि क्यों होता है। और अब तो आप देखिए आपको हर चीज़ में एविडेंस मिलेगा कि हाँ डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि दिमाग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो सब लोग उसी में जा रहा है कि साइटोकाइन बढ़ा रहता है उसमें, इसलिए होता है। अब सारा में यही हो रहा है, इन्फ्लेम्ड माइंड कंसेप्ट आ गया, वो सब उसी में है, सब ऑटो एंटीबॉडी का खेला है और कुछ नहीं है। तो अब तो अभी तक तो हम 4 साइकेट्री का कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में हुआ है। जैसे कि आपको सबसे पहले गए थे तो रायपुर में गए थे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ आपका रांची में, तो रांची गए, CIP रांची में कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद हम लोग लखनऊ गए कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद कलकत्ता गए। तो इतना कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं। ये भी तो कैंसिल हो गया 2020 में, तो कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुआ, पता नहीं 2021 में भी होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए जो है कि ये मतलब, और इसके हम ये भी हैं लाइफ एसोसिएटेड मेंबर भी हैं, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के हम लाइफ एसोसिएट मेंबर हैं। अब 5 साल अगर रह लेंगे तो फिर तो लाइफ और जो है कि लाइफ ऑर्डिनरी मेंबर हैं, तो लाइफ परमानेंट मेंबर फिर हो जाएंगे। खैर वो मेंबर से हम ये इस बात को मानते हैं कि ज्ञान का ठेकेदारी नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि चमड़ा का बीमारी हो तो साइकेट्रिस्ट नहीं ठीक करे, क्यों नहीं ठीक करेगा भाई? मान लीजिए उसके पास साइकेट्रिक का मरीज आया और उसको दिनाए भी हो, दवा लिखे उसको, क्यों नहीं लिखेगा? बिल्कुल लिखेगा। तो ये चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान का ठेकेदारी उचित नहीं है। ये ठेका लेना कि नहीं ये एगो रामदेव हो गया तो योग का ठेका ले लिया, और कोई एलोपैथ का डॉक्टर हो गया एलोपैथ का ठेका ले लिया, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। तो इसीलिए हमारा अलग ये विचार है इस मुद्दे पर कि ज्ञान के ठेकेदारी उचित नहीं है। तो इसीलिए जो है कि आपको अनुभव है तो आप जो है कि उस मरीज को भरोसा में लेकर के आप इलाज कीजिए, तो मरीज अगर ठीक होगा जरूर ठीक होगा। तो यही हम लोग दवा लिखते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हमारा इलाज बाकी जो कंटेम्प्रेरी इलाज है उससे क्या अंतर है।
हम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी देते, हम उसको अगर उसको इन्फेक्शन ऐसा पाते हैं तो एंटीवायरल ड्रग भी देते, एंटी फंगल भी देते, एंटीबायोटिक भी चलाते, और सब जब इकट्ठे चलाते तो उसका चर्बी भी गलाते, उसका तेजाब भी गलाते, और उसको इंसुलिन भी कम करते, इंसुलिन रेसिस्टेंस का भी दवा मेटफॉर्मिन भी देते उसको। और जब हम इकट्ठे उसको रोज़ दौड़ाते, दाल पिलाते, हरा सब्जी खिलाते, साइक्लोस्पोडिन चलाते, मेथोट्रेक्सेट चलाते, और साथ में उसको एंटीसाइकोटिक में बस मामूली सा या तो रेस्पिरोडोन कभी कभी यूज किए हम तो आधा मिलीग्राम यूज करते हैं, बस उतने से काम हो जाता हमारा। 1 मिलीग्राम तो हम रेयरली जाते हैं रेस्पिरोडोन, उसी से हमारा काम हो जाता है और मरीज बिल्कुल चंगा हो जाता है, बिल्कुल चंगा। तो इसी ढंग से हम ठीक करते हैं। और लेकिन हम जब ठीक करते हैं तो खाली ये साइकेट्री का बीमारी नहीं, उसको और जो भी चीनी गठिया दमा मिर्गी पथरी था वो भी ठीक हो जाता है, जादू की तरह सब बीमारियां हट जाता। तो इस प्रकार से हम ठीक करते हैं। इसको हम लोग नाम दिए हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, यानी बीमारी अकेले नहीं आया, उस समग्रता में सोचिए, वो सब कुछ इकट्ठे आया। आप खुद सोचिए, एक दिमाग का डॉक्टर दिमाग वाले कमरे में बंद है, एक लीवर का डॉक्टर लीवर वाले कमरे में बंद है, एक हार्ट का डॉक्टर हार्ट वाले कमरे में बंद है, उसको ये पता नहीं कि ये कमरा किस घर में है और वो घर का चौहद्दी क्या है, तो कैसे इलाज करेगा भाई। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया दमा मिर्गी पथरी और स्किज़ोफ्रेनिया जड़ से ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी जड़ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया को हम कहते हैं दिमाग का एक्जिमा, वो दिमाग का एक्जिमा है, वो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। हमको अगर ये बोलना होगा तो हम बोलेंगे इट इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ ब्रेन, हम इसको सीधे बोलेंगे, हम इसको सीधे कहेंगे इट इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज विच हैज़ गॉट डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, पार्टिकुलरली हैविंग डिल्यूजन एंड हाल्यूसिनेशन, हम इसको ऐसे कहेंगे। ये चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया कि किस ढंग से हम ठीक करते हैं। और करीब करीब आपको आश्चर्य होगा कि स्टडीज़ वगैरह में आया है तो इवन 20-30% केसेस में एंटीबॉडी मिलता है न्यूरोनल सेल सरफेस मॉलिक्यूल के खिलाफ, इसमें ऐसा स्टडी हुआ है। सो 20% तो मायने रखता है ना, तो वो प्रोटीन को टेस्ट किया, अगर सब प्रोटीन को टेस्ट करेगा तो और निकलेगा, और सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर का जांच करा देगा, सब मरीज में निकलेगा। हर एक साइकेट्रिक मरीज में जो अभी हम जांच बताए उसमें कम से कम 5 मेजर गड़बड़ी नहीं निकला तो नाम बदल दीजिएगा, तो वो निकलेगा ही निकलेगा। तो खैर जो भी हो, तो ये आज ये मौका था, हमको लगा कि आज एक मौका है। वैसे हम वर्ल्ड, आप हमारा एक और वीडियो भी देख लीजिएगा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर भी हम एक वीडियो बनाए हैं जो 10 तारीख को आता है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। हमारा 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो है डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर करके और एक है क्रांति जैकर करके। तो डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर करके जो मेन हमारा चैनल है उसमें करीब 1400 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन चूँकि हम कोरोना पर बहुत कुछ बोलते हैं, इसलिए सच्चाई लोगों को बयान करते हैं, इसलिए यूट्यूब हमारे वीडियो को रोक लगा देता है, इसलिए वो उसमें अभी हमारा रोक लगा हुआ है। तो इसीलिए अभी ये वीडियो हम क्रांति जैकर वाले पर डाल रहे हैं, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें जाके डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर वाले में भी जाकर देख सकते हैं। तो उसमें जाकर देखिएगा तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर भी आपको वीडियो मिलेगा, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको हम दे पाए होंगे। तो अगर आपको कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज नज़र आए जिसका बीमारी कहीं ठीक न हो रहा हो तो उसको ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास तभी लाइए जब उसका अटेंडेंट तैयार हो, उसको रोज़ 2 घंटा टहलवाने पर, रोज़ दाल पिलाने पर। अगर कोई ऐसा मरीज है जो कि 3 कटोरा गाढ़ा दाल पी सकता है, रोटी केवल 2 ही 3 खा के रह सकता है, 2 घंटा 4 घंटा रोज़ टहल सकता है और उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे मरीज़ को आप हमारे पास ला सकते हैं, वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो ज़रूर ला सकते हैं। और अगर फ़ोन पर सलाह लेना चाहें, हमारा नंबर है 8969953194, दूसरा नंबर है 9386999300। ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कितने बजे हम फ्री रहते हैं? 7 से 8 सुबह, और नहीं तो 6 बजे शाम, नहीं तो फिर 8 से 9 बजे रात। इस टाइम आप हमको आराम से फ़ोन कर सकते। तो आप ऑनलाइन इलाज भी हमसे ले सकते हैं, पटना में आना आपका ज़रूरी नहीं है। तो जो है कि उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको स्किज़ोफ्रेनिया का सारा चीज़ जो है कि कल ही खोल करके रख दिया होगा, और ये बीमारी बिल्कुल ठीक होता है, ये बिल्कुल ठीक होता है। और इसको जैसे आपको जॉन्डिस है, जैसे आपको कैंसर है, उसी प्रकार से स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे आपको एक्जिमा है, जैसे आपको सफ़ेद दाग है, और ये सब बीमारी जड़ से जाता है। याद रखिए, बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता है कुछ भी खा लो, हम दवा दे रहे हैं तुम कुछ भी खा लो। नहीं, कुछ भी कैसे खा लो। और जो आदमी स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को रिहेबिलिटेट कर रहा है, उसको भी हम कहते हैं अगर वो वीडियो सुन रहे हैं तो कृपया कर उसको भेजिए इलाज के लिए। उसको बीमारी है और आप उसको डिले करवा रहे हैं,
कल को उसी के चलते उसको कैंसर भी होगा। इसलिए जो है कि इस बात को समझिए, उसको बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, गठिया होगा, मिर्गी होगा, पथरी होगा, सब चीज़ होगा, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। इसीलिए उसका भोजन बदलिए, उसको एक्टिविटी वाला चीज़ में डालिए, उसको रोज़ जितना ज़्यादा हो सके कैलोरी जलाइए, बैठ कर एक्सरसाइज कर सकता है तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग में चर्बी जमा है, इसीलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप अगर CT स्कैन भी देखिएगा तो जो भी इसका मरीज होता है तो उसमें देखा गया है कि जो ब्रेन जो वॉल्यूम है, करीब करीब ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल आदमी से 10% कम हो जाता है। जो उस उम्र के आदमी में होना चाहिए जितना ब्रेन वॉल्यूम, वो 10% सिकुड़ जाता है दिमाग। तो चर्बी से भी वो दबाता है तो सिकुड़ता है, और दूसरा क्या होता है, वो दूसरा जो है तेजाब भी उसको गलाता है, उसके चलते भी स्कारिंग होने लगता है दिमाग में, तो उसके चलते भी होता है। तो ये चीज़ है। तो जो है कि इसलिए हम नहीं मानते हैं कि किसी का अगर बच्चा में सेक्सुअल एब्यूज हुआ तो उसको हो गया, नहीं। अगर उसका न्यूट्रिशन सही रहेगा तो उसको सेक्सुअल एब्यूज से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान 2 दिमाग दिया है, एक लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। तो एगो सुख को के लिए, एगो दुख के लिए। अगर आप दुखी हो गए, दूसरा दिमाग आपको समझाता है। तो कोई भी दुख में नॉर्मली हर आदमी थोड़ा बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर वो संभल जाता है। तो लेकिन कोई आदमी में अगर जम के चीनी खा के तेजाब जमा कर दिया है तो ये जो है वो आपको नहीं हो पाएगा, ठीक से दिमाग काम नहीं कर पाएगा, तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो ये चीज़ है, तो इसको आपको समझना होगा। और 10% सुसाइड रेट है, तो अगर आप इसको ठीक कर दिए तो सुसाइड भी नहीं होगा ऐसा मरीज। और इसको मरीज समझिए, पागल से डरिए नहीं, वो आपको उसको पागल मत कहिए, वो बेसिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति है, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट मत कीजिए और उस पर खाली एंटीसाइकोटिक दवा नहीं, उसको एक पूरा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देना होगा, पूरा उसको समेकित अवलोकन करना होगा, तब वो आपको ठीक होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत सारा चीज़ बताया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर इसलिए मत कीजिए क्योंकि हमको प्रसिद्ध होना नहीं, हमको इस सब को कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब गुमनामी में ही अच्छा लगता है हमको। भगवान ऊपर वाले के दया से हमको सब कुछ दिया है। और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो बिहार का सबसे बड़ा जो है कि अस्पताल है, 11 करोड़ जनता का ये अंतिम आशा है। तो यहाँ पर जो है कि हमको करीब 1 लाख मरीज देखे 2013 से 2019 के बीच में, उस अनुभव से हम सीखे और इसीलिए के माध्यम से हम साइकेट्री में घुसे, क्योंकि जब हम उसको ठीक किए, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग उसको छुड़वाए, तब हमको समझ में आ गया कि अरे कारण तो यही था। तो ये सब चीज़ जो है, तो इसीलिए आपको कहेंगे कि अगर कोई ऐसा मरीज रहे तो उसको हमारा नंबर दीजिए और ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आप और लोगों तक भी सही जागरूकता फैला सकें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोनों जो हमारा चैनल है, एक डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर करके है, और वो यूट्यूब में खोज लीजिएगा, और एक क्रांति जैकर करके है, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक तुरंत पहुँचे। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। तो आइए विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस पर ये प्रतिज्ञा लें कि हम किसी भी स्किज़ोफ्रेनिया मरीज को एक नए नज़रिए से देखेंगे और उसके बीमारी को ठीक करने की दिशा में जाएंगे। और वो तभी ठीक होगा जब उसका भोजन बदलेंगे और उसको रोज़ टहलाएंगे, दाल 3 गड्ढा रोज़ पिएंगे, रोटी केवल 3 ही खिलाएंगे, और जम के टहलाएंगे, जम के हरा सब्जी खिलाएंगे, जम के खीरा ककड़ी टमाटर खिलाएंगे, लेकिन ज़मीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, बुराई, शलजम, प्याज सलाद के रूप में नहीं देंगे। और चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर बिल्कुल बंद कर देंगे। फल मांगेगा तो खीरा ककड़ी टमाटर देंगे और कोई मीठा फल नहीं देंगे, तो ज़रूर हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो आइए स्किज़ोफ्रेनिया दिवस पर जो है स्किज़ोफ्रेनिया मरीज़ के प्रति अपने दिल में, एक जहन में प्यार उमड़ा लें और निकल पड़े, जहाँ भी मिले उसकी सेवा करने में लग जाएं। आप किसी भी अलग अलग तरीके से सेवा कर सकते हैं। उसको आप सही वीडियो पहुंचा दीजिए जो आप कभी सीखे, उसको भी एक फ़ोन नंबर दे दीजिए कि चलो तुम साइकेट्रिस्ट से तो दिखाते ही हो, एक और डॉक्टर है जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का भी लाइफ एसोसिएट मेंबर भी है, और वो साइकेट्रिक मरीजों को भी जड़ से ठीक करता है, क्योंकि वो होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट है, वो समग्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। तो आप उसके पास भेज करके भी अपना सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकते। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना बात विराम लगाता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।